गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीए में इंटर लॉ एंड एथिक्स में बोनस चैप्टर करेंगे। बोनस एक्ट 1956। इस चैप्टर से आजकल 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज पूरे चैप्टर को आप समझा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने स्कैनर का सारा क्वेश्चन करेंगे। मैं जो भी समझाऊंगा उसमें स्कैनर पूरा कवर होगा, वो जरूर याद रखिएगा। स्कैनर में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा चैप्टर को अपने कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास लूंगा, लेकिन आपको पूरा बोनस समझा दूंगा। मैं टू द पॉइंट डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर। देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956। इस क्लास के बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। खाली सुनिए अच्छा से, एकदम माथा में आपको घुसा दूंगा मैं कि बोनस क्या होता है और क्या क्या प्रोविजन है इसके। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे देखिए, चैप्टर है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग आप जानिए कि बोनस होता है क्या है। बोनस मीन्स एडिशनल कंसिडरेशंस अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के एक्स्ट्रा जो पैसा दिया जाता है एम्प्लॉय को, उसको बोलते हैं बोनस। क्यों देता है कंपनी ऐसा पैसा? क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो और एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाए। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कंपनी बोनस देता है, एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करे, ठीक है। अप टू द पॉइंट डायरेक्टली क्लास में आते हैं। देखिए, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया। बोनस एक्ट पूरा इंडिया में जिस पे बोला गया है सब पे एप्लीकेबल है। मतलब ये एक्ट पूरा इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्री प्लस मतलब एंड any establishment in which 20 or more employees are working on any day during accounting year। मतलब ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, जितना फैक्ट्री है उस पर तो अप्लीकेबल हो गई। फैक्ट्री में कितना एम्प्लॉई उससे मतलब नहीं है, फैक्ट्री है मतलब उस पर अप्लीकेबल होगा ही। और बोलता है एस्टैब्लिशमेंट। जो इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट वह इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है, एक ही दिन साल में काम करेगा तो भी उस इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब फैक्ट्री पे अप्लीकेबल है प्लस इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लीकेबल है, जिस इस्टेब्लिशमेंट पे 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि कोई इस्टेब्लिशमेंट में साल भर 20 एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, लेकिन साल में सिर्फ एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो भी उस इस्टेब्लिशमेंट पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। चीज को समझिए। फैक्ट्री मतलब होता है बड़ा फैक्ट्री जिसमें 5,000 10,000 वर्कर लोग काम करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है छोटा फैक्ट्री जिसमें 10 20 30 आदमी लोग काम करते हैं। जैसे मूड़ी फैक्ट्री हुआ, मोमबत्ती फैक्ट्री हुआ, सब छोटा छोटा फैक्ट्री है जिसमें उतने एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस छोटा फैक्ट्री में, जिस एस्टैब्लिशमेंट में 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो उस एस्टैब्लिशमेंट पे भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग था। देखिए, थर्ड लाइन बोलते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज टू टाइमली पेमेंट ऑफ बोनस टू ईच एम्प्लॉय। मेन ऑब्जेक्ट यही है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का कि एम्प्लॉय को टाइमली बोनस मिलना चाहिए, बस। अब देखिए, एक चीज और बोला गया है। एम्प्लॉय मीन्स एनी एम्प्लॉय हुज सैलरी और वेजेस नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ। देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एम्प्लॉय उसी को माना जाएगा जिसका सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोनस उसी को मिलेगा इस एक्ट में जिस एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 से कम है। मतलब कंपलसरी बोनस का जो प्रोविजन बनाया गया है, मिनिमम बोनस इज कंपलसरी बोनस, और उस कंपलसरी बोनस को फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट बाउंड है देने के लिए उस एम्प्लॉय को जिसका सैलरी 21,000 से कम है। मतलब वह एम्प्लॉय बोला गया है। मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का डेफिनेशन में एम्प्लॉय मतलब वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 21,000 से कम है, बस। 5 चीज एकदम अच्छा से सुन लीजिए। यह एक्ट पूरा इंडिया पे एप्लीकेबल है। दूसरा, कौन कौन इस एक्ट में कवर है, कौन कौन सा एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट में कवर है? फैक्ट्री, जितना फैक्ट्री है सब कवर होगा, प्लस वह एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, भले वो साल में एक ही दिन काम किए हैं, तो भी उस एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का प्रोविजन। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है कि सारा एम्प्लॉय को टाइमली बोनस मिल जाना चाहिए। तीसरा बोलता है एम्प्लॉय किसको बोलते हैं इस एक्ट में? एम्प्लॉय मतलब वही एम्प्लॉय जिसका सैलरी 21,000 से कम है। समझ में आया? अब देखिए, नेक्स्ट में आ रहे हैं हु इज एलिजिबल फॉर बोनस। किसको बोनस मिलना चाहिए, ठीक है।
किस एम्प्लॉय तो समझ में आ गया कि 21,000 से जिसका सैलरी कम होगा उसको बोल देंगे, लेकिन कौन कौन सा एम्प्लॉय को बोनस देना जरूरी है मैंडेटरी एक्ट के अंदर। देखिए क्या बोला गया है, इफ एम्प्लॉय वर्क इन द एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज, मतलब वह एम्प्लॉय जो इस एस्टैब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में कम से कम 30 दिन काम किया हो, उसी एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। मतलब एक साल में 1 ईयर में 30 डेज यदि काम किया होगा वह एम्प्लॉय तो बोनस देंगे, और यदि 30 दिन से कम काम करता है तो उस पे पेमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोलता है यदि कोई एम्प्लॉय सिर्फ 30 दिन काम करता है साल में तो उसको बोनस देना जरूरी है। मतलब जैसे सपोज कोई एम्प्लॉय 40 दिन 50 दिन काम किया तो डेफिनेटली बोनस मिलेगा, लेकिन कोई एम्प्लॉय 20 दिन काम किया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली 365 दिन में आप कम से कम 30 दिन तो काम करना ही चाहिए। अब देखिए अब 30 डेज का कैलकुलेशन में क्या चीज आता है और क्या चीज नहीं आता है। देखिए 30 वर्किंग डेज में इंक्लूड्स क्या क्या किया है। देखिए ले ऑफ डे क्या बता रहा हूं, प्लस पेड लीव प्लस एब्सेंट ड्यू टू डिसेबलमेंट प्लस मेटर्निटी लीव। क्या बोला गया, देखिए लेड ऑफ मतलब होता है, देखिए ले ऑफ मीन्स टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। आज एम्प्लॉयर के घर में शादी है, चीज को समझिए, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि आज फैक्ट्री बंद रहेगी, सब लेबरों को छुट्टी दे दो, सब एम्प्लॉयरों को छुट्टी दे दो। तो आज एम्प्लॉयर ने काम करने के लिए मना किया है, लेकिन एम्प्लॉय ने नहीं, तो एम्प्लॉय का उस दिन को प्रेजेंट माना जाएगा, वर्किंग डे में काउंट किया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर मना कर रहा है कि आज मत आइए मेरे घर में शादी या छुट्टी है। समझ में आया, ले ऑफ मतलब रिफ्यूज बाय एम्प्लॉय, समझ में आया। आज एम्प्लॉयर ने मना किया, मतलब ले ऑफ मतलब सिंपल सा मीनिंग याद रखिएगा, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने काम करने के लिए मना किया है, तभी एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। समझ में आया। तो जो 30 वर्किंग डेज का कैलकुलेशन में याद रखिए, यदि कोई ले ऑफ डे होगा तो उसको काउंट करेंगे, माना जाएगा। प्लस पेड लीव, एम्प्लॉय को बोला गया है कि आपको साल में 20 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप ले सकते हैं, तो एम्प्लॉय एक दिन का छुट्टी ले लिया तो उस दिन को भी काउंट करेंगे 30 वर्किंग डेज में। फिर बोलता है एब्सेंट ड्यू टू डिसेबलमेंट ऑब्लिक एक्सीडेंट, फैक्ट्री में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण एम्प्लॉय के हाथ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि आप 5 दिन का रेस्ट कर लो, तो उस एम्प्लॉय ने 5 दिन का रेस्ट कर लिया, लेकिन वो तो एक्सीडेंट के कारण हुआ, तो उस 5 दिन को भी वर्किंग डेज में काउंट करेंगे। थर्ड बोलता है मेटर्निटी लीव, वुमेन्स लोगों को, गर्ल्स लोगों को मेटर्निटी लीव मिलती है, तो वो आप जानते हैं उसमें कोई इश्यूज नहीं है, उसको भी वर्किंग डेज में माना जाएगा। काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस क्या होता है। देखिए इस चीज को एकदम अच्छा से चीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस पे भर भर के क्वेश्चन आया है। मिनिमम बोनस का कंसेप्ट में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, चीज को समझिए। मिनिमम बोनस मतलब वह बोनस जो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट को देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। समझ में आया। मिनिमम बोनस हर सिचुएशन में, कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं है, मिनिमम बोनस इज कंपल्सरी। मिनिमम बोनस कंपल्सरी एस्टैब्लिशमेंट को देना ही पड़ेगा, इसमें कोई अवॉइडेंस का चांसेस नहीं है, याद रखिएगा। मिनिमम बोनस एक मैंडेटरी प्रोविजन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री के ऊपर, वह बोनस एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। क्या प्रोविजन है देखिए, मिनिमम बोनस बोला गया 8.33% ऑफ सैलरी ऑब्लिक वेजेस और ₹100 व्हिचएवर इज हायर। जितना सैलरी वेजेस होगा उसको आप 8.33 से इंटू कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना मिनिमम बोनस उसको देना ही पड़ेगा। सपोज उसका सैलरी है 9,000 रुपया महीना, तो 9,000 होल इंटू 8.33%, जितना आया और उसको 100 से कंपेयर कर लीजिएगा, जो हायर होगा उतना का मिनिमम बोनस देना ही पड़ेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसका सम कराऊंगा। सेकेंड बोलता है मिनिमम बोनस मस्ट बी पेबल whether or not there is any profit oblique allocable surplus। allocable surplus मतलब कंपनी का प्रॉफिट है, आप इतना समझ लीजिए। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा allocable surplus क्या होता है, ठीक है। मिनिमम बोनस मस्ट बी पेबल वेदर और नॉट देयर इज एनी प्रॉफिट ऑब्लिक allocable surplus। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है।
बोलता है सैलरी एक्सीड ₹7,000 पर मंथ देन मिनिमम बोनस विल बी कैलकुलेटेड ऑन ₹7,000। बोलता है यदि बोनस एक्ट में बोला गया है कि आपका सैलरी यदि 7,000 से ज़्यादा है तो मिनिमम बोनस आपका 7,000 को बेस सैलरी मान के कैलकुलेट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोला गया है जो बेस सैलरी है यदि 7,000 से कम है तो 7,000 से कम का जो मैक्सिमम सैलरी है 7,000 ही लिया जाएगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में मिनिमम बोनस कैलकुलेट करने के लिए। इसको समझिए। तो यहाँ पर सपोज मेरा सैलरी 10,000 है तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो मिनिमम बोनस निकलेगा 7,000 पे ही निकाल सकता है। मेरा सैलरी 9,000 है तो 7,000 पे ही निकाल सकता है मिनिमम बोनस। मेरा सैलरी 8,000 है तो 7,000 पे निकल सकता है। लेकिन सपोज मेरा सैलरी 6,000 है, कम है तो कम पे निकलेगा, लेकिन यदि ज्यादा है 7,000 से तो 7,000 पे मिनिमम बोनस निकलेगा। ये एक्ट में इसको फ्रिज कर दिया गया है लिमिट, चीज को समझिए। ठीक है। अब बोलता है देखिए इफ कंपनी सफर लॉस देन आल्सो कंपनी पे मिनिमम बोनस। कंपनी को लॉस हो रहा है तो भी मिनिमम बोनस उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब देखिए मैक्सिमम बोनस बोलता है 20% ऑफ सैलरी। कंपनी को मैक्सिमम कंपनी कितना बोनस दे सकता है? मैक्सिमम सैलरी का 20% दे सकता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ पूजा बोनस विथ मेन बोनस। क्या होता है कंपनी, अब इस एग्जांपल को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता है प्रोविजन। बोलता है इंटरियम बोनस पूजा बोनस मस्ट बी एडजस्टेड विथ फाइनल बोनस। एग्जांपल देखिए कंपनी बोलता है कंपनी मिड ऑफ द ईयर पेड होली बोनस 100 रुपया। कंपनी ने ईयर के मिड में होली का 100 रुपया बोनस दे दिया। ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी इज ₹4,810। एम्प्लॉय का सैलरी है 4,810 रुपया। एट द एंड ऑफ द ईयर मिनिमम बोनस पेड बाय द एम्प्लॉय। उस समय सपोज ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा। तो मिनिमम बोनस जब ऑर्गेनाइजेशन ने कैलकुलेट किया एम्प्लॉय का पर मंथ आ रहा है 4.4810 होल इंटू 8.33%, मतलब 400 रुपया उसका मिनिमम बोनस आ रहा है। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने उस फैक्ट्री ने मिड ऑफ द ईयर मतलब ईयर के बीच में 100 रुपया होली बोनस पे किया था तो उसको आप माइनस कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट को मिनिमम बोनस 300 रुपया ही देना पड़ेगा। मतलब बोलता है ईयर के बीच में यदि कोई स्टैब्लिशमेंट इंटरियम बोनस दे देती है तो इंटरियम बोनस मस्ट बी एडजस्टेड विद द फाइनल बोनस। सीधा सा बात यही है प्रोविजन में कि इंटरियम बोनस यदि इंटरियम बोनस मतलब बीच में कुछ बोनस दे देती है एस्टैब्लिशमेंट तो वह फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है। अब देखिए एक चीज और बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। पेमेंट ऑफ बोनस का क्या टाइम लिमिट है? देखिए इन केस ऑफ डिस्प्यूट एग्जिस्ट रिलेटेड टू बोनस। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच झमेला चल रहा है बोनस को लेके। शायद एम्प्लॉय सपोज फैक्ट्री के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है इस बोनस से, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, ये हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है सर, ये बोनस हम लोग को इनजस्टिक लग रहा है। तो उसके बीच एक सेटलमेंट माने केस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो यदि डिस्प्यूट का केस होगा तो बोनस कब दिया जाएगा? विद इन 1 मंथ फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑब्लिक अवार्ड। जिस दिन कोर्ट में वह डिस्प्यूट सेटल हो जाता है, जो केस जिल जाता है, वहां से 1 महीना के अंदर कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट को बोनस देना पड़ेगा। जिस दिन डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा वहां से 1 महीना के अंदर वह कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। यदि डिस्प्यूट का केस चल रहा है मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच झमेला चल रहा है बोनस को लेके, तब उस केस में जिस दिन केस सॉल्व होगा वहां से 1 महीना के अंदर कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। और बोलता है डिस्प्यूट का केस नहीं है तो विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सपोज हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं मार्च में, वहां से 8 महीना मतलब आपको नवंबर तक बोनस देना ही पड़ेगा। समझ में आया? विद इन 8 मंथ फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है, एक टर्म में समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस चीज को समझा रहा हूँ, इस चीज को सुनिएगा। मैं जो बोलना चाहता हूँ उस चीज को सुनिएगा, फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 2 मिनट मैं इसकी कुछ बोलना चाहता हूँ, आप सुनिए। ठीक है। अच्छा देखिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। ठीक है। प्रोसीड्यूर फॉर रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या प्रोसेस है रिकवर एम्प्लॉय से बोनस को रिकवर करने का? ठीक है। तो एक्ट में बोला गया है कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट,
यहाँ ये वर्ड ही यूज किया, आपको यही वर्ड लिखना है एग्जाम में कि हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को। इफ अप्रोप्राइट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड देन इशू सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर फॉर पेमेंट। यदि अप्रोप्राइट गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो जाएगी कि हाँ नहीं रिकवर ये बोनस देना ही चाहिए एम्प्लॉय को, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी। काम खत्म की, आप बोनस देने के लिए बाउंड है एम्प्लॉयर को। ठीक है, लास्ट में क्या होगा याद रखिए, ये जो एप्लीकेशन मेड बाय एम्प्लॉय, ये जो एप्लीकेशन है, जो प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो एप्लीकेशन दिया जाएगा अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को, कौन कर सकता है? एम्प्लॉय खुद कर सकता है, उसका इलीगल हायर कर सकता है, या एम्प्लॉय किसी को अपॉइंट करके ऑथराइज पर्सन बना के कर सकता है अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को। सीधा सा बात है, प्रोसेस जो है रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो बोनस का पैसा पाने वाले हैं उसको रिकवर करने का प्रोसेस यही है कि हम अप्रोप्राइट गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेंगे, और अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये एम्प्लॉयर को ये बोनस देना चाहिए, तो वो एक तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, काम खत्म। ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? एम्प्लॉय खुद कर सकता है, उसका लीगल हायर कर सकता है, या एम्प्लॉय किसी ऑथराइज पर्सन को दे के करा सकता है। अब देखिए लास्ट में एक मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब भी पढ़ने बैठे यह लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ आपके ब्रेन में रहने वाला एक वर्ड है और कुछ नहीं है। रियल लाइफ में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चीज को समझिएगा। क्या हो गया, 1903 की कहानी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटिश में मिस्टर एंड्रू बोल के एक जो रनर होते हैं, जो दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं, वो थे। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 1 मील की दूरी, 1 मील अब कोई भी आदमी दौड़ता है तो कम से कम उसको 4 मिनट लगते हैं। 1 मिनट की दौड़ में कम से कम 4 मिनट लगते हैं। मिस्टर एंड्रू बहुत फेमस थे ब्रिटिश के, उनके जैसा ओलंपिक में कोई नहीं दौड़ सकता था, वो एकदम एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये सबके, ये जो वर्ड है सबके मस्तिष्क में बैठ गया कि अब यह पॉसिबल नहीं है। उसने कर दिया, वह बोल दिया ब्रिटिश के जो मिस्टर एंड्रू ने यह कर दिया कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि 1 मील की दौड़ी, 1 मील कोई दौड़ेगा तो कम से कम 4 मिनट लगेगा, उससे कम में कोई दौड़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये वर्ड उन्होंने बोल दिया, यह इम्पॉसिबल है। 1 मील कोई दौड़ेगा तो कम से कम 4 मिनट लगेगा ही लगेगा, इससे कम में कोई नहीं दौड़ सकता, यह इम्पॉसिबल है। क्या हुआ, 1956 में एक स्कूल जाने वाले बच्चे जो थे, स्कूल जाने वाले बच्चे मिस्टर रोजर, उन्होंने यह सुना ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं सुना इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि मैं ट्रैक में दौड़ूंगा, मतलब दौड़ूंगा। यदि मिस्टर एंड्रू 4 मिनट में दौड़ सकते हैं, मैं उससे 3 मिनट में दौड़ूंगा। अपने ऊपर भरोसा रखा और ट्रैक में दौड़ा, और उन्होंने मिस्टर एंड्रू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? कि उन्होंने माइंड में ये वर्ड लाया ही नहीं कि यह इम्पॉसिबल है। वह बार बार अपने ब्रेन को बोले कि यह पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, यह पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, वह एक वर्ड है। ब्रेन में आप जितना उसको बोलोगे वह आपके ऊपर उतना ही हावी होगा और आपको करने नहीं देगा जो आप चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात को? इसीलिए याद रखिएगा, मन में पॉजिटिव बोलिए, ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, बहुत इजी है। जितना बार पॉजिटिव बोलेंगे ब्रेन आपका उतना सपोर्ट करेगा और आप कर पाएंगे। याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं ओवर हुई। थैंक यू। आज हम लोग सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स में ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आजकल 5 से 6 नंबर का ग्रेच्युटी का क्वेश्चन आता है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से समझिएगा और याद करना नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ों को समझिए टू द पॉइंट। में क्लास में आ रहा हूँ। देखिए ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या होता है। ग्रेच्युटी क्या है? देखिए ग्रेच्युटी इज अ लंप सम पेमेंट गिवन टू एम्प्लॉय व्हेन ही रिटायर और लिव द सर्विस। क्या है? देखिए पर्पस समझिए। क्या होता है, जब एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, काम करते करते जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद तो एम्प्लॉयर काम नहीं कर सकता है, पैसा तो नहीं कमा सकता है, लेकिन फ्यूचर में जीने के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए। तो क्या होता है, जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है,
तब एम्प्लॉयर उसको एक लमसम पेमेंट देता है कि उस पेमेंट के सहारे वो जी पाए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। जब एम्प्लॉय अपना जॉब से रिटायरमेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयर उसको कुछ लमसम पेमेंट देता है, एक बड़ा पेमेंट देता है, जिसके कारण एम्प्लॉय फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा। तो ग्रेच्युटी क्या है, सिंपल्स मीनिंग में देखेंगे, इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जिसके कारण एम्प्लॉय फ्यूचर में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए समझ में आया, मीनिंग समझिए ग्रेच्युटी का। पर मीनिंग समझेंगे तो एक्ट को समझ पाएंगे। समझ में आया, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। आगे देखिए, द एक्ट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16 सितंबर 1972। अब ये डेट कैसे याद रखना है, देखिए 16 सितंबर, ये डेट याद रखना आपको जरूरी है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 15 अगस्त के बाद, तब याद रहेगा आपको। ग्रेच्युटी में हमको याद रखना है डेट के लिए 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद क्या होगा, 15 अगस्त के बाद मतलब 15 अगस्त के बाद वाला महीना तो हो गया सितंबर। सितंबर याद रहेगा, और 15 अगस्त के बाद मतलब 16। समझ में आया, तो 16 सितंबर आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे याद रखना है, एक डेट क्या था, 15 अगस्त के बाद वाला डेट। तो आपको 15 अगस्त के बाद मतलब मंथ भी सितंबर और डेट भी 16। तो 16 सितंबर आपको याद रहेगा। ये 1972 याद रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये एक्ट आया था 16 सितंबर 1972 को। आगे देखिए, दिस एक्ट, द एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट प्लांटेशन एंड पोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट पूरा इंडिया में अप्लाई है, ये याद रखना है। सिर्फ पीपी मतलब प्लांटेशन एंड पोर्ट जो वाला केस है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर अप्लाई नहीं है। जनरली आपको इतना याद रखना है कि यह एक्ट पूरा इंडिया में अप्लाई है। ठीक है, सिंपल सा। यह एक ग्रेच्युटी का सिंपल मीनिंग क्या है, यह एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को देता है, जिसके कारण वो फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगा। समझ में आया। अब देखिए आगे मैं पढ़ाता हूं। देखिए, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का टाइम का पेमेंट किया जाता है। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है एक्ट में, क्या लिखा हुआ है देखिए, इन ग्रेच्युटी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस एदर बाय रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, रेजिग्नेशन एंड डेथ ऑफ एम्प्लॉय। मतलब ग्रेच्युटी का पैसा कब दिया जाता है, जब एम्प्लॉयर, क्या बोलता है, ग्रेच्युटी का पैसा कब दिया जाता है, सिंपल भाषा में जब एम्प्लॉय जॉब को छोड़ता है, जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है, वो जॉब को छोड़ देता है। टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, जब एम्प्लॉय अपना सर्विस को टर्मिनेट करता है, आगे वो जॉब नहीं करना चाहता है, उस समय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है। अब देखिए, जब एम्प्लॉयर जो है, चीज को समझिए, एम्प्लॉयर कब पैसा देता है एम्प्लॉय को, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉय किस किस केस में नौकरी छोड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, या रिटायरमेंट करेगा एम्प्लॉय। रिटायरमेंट क्या होता है, देखिए चीजों को समझिए। एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा, रिटायरमेंट लेगा मतलब एम्प्लॉय को लगता है कि उसका एम्प्लॉय का एज सपोज आज के दिन 50 साल हो गया, उसका बच्चा लोग कमा रहा है, तो एम्प्लॉय को लगता है कि अब मेरे को पैसा कमाने का दरकार नहीं है, घर में रेस्ट करने का दरकार है, क्योंकि बच्चा लोग पैसा कमाना चालू कर दिया है। तो बोलेगा आज हम रिजाइन ले रहे सर, और हम फ्यूचर में जॉब नहीं करेंगे, तो रेजिग्नेशन माने रिजाइन कर देगा, या बोलेगा कि हमको रिटायरमेंट कर दीजिए, तो एक रिटायरमेंट हो गया। सुपरएनुएशन क्या होता है, देखिए रिटायरमेंट मतलब अपना इच्छा से रिटायर कर लेगा, रिटायरमेंट ले लेगा कि 50 साल की उम्र हो गया, अब हमको रिटायर करना, जॉब करना ही नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब आगे हम और जॉब नहीं करेंगे। समझ में आया। और सुपरएनुएशन का मतलब समझिए। सुपरएनुएशन बोलता है, देखिए मीनिंग में लिखा हुआ है, सुपरएनुएशन मींस एज फिक्स इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब मेरा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, जब एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि जब एम्प्लॉय का 55 साल का उम्र होगा तब वह जॉब छोड़ देगा और आगे वो जॉब नहीं करेगा। तो एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो हुआ, वेकेशन ऑफ जॉब हुआ, उसको बोलते हैं सुपरएनुएशन। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हम जॉब छोड़ रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा तो एम्प्लॉयर उसको ग्रेच्युटी का पैसा देगा। रिटायरमेंट समझ में आया, एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट ले लिया, अब हम फ्यूचर में जॉब नहीं करेंगे। सुपरएनुएशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा एज हो गया, अब हम जॉब छोड़ देंगे। ठीक है, अब आया रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब क्या है
कि एम्प्लॉय मेरे यहाँ 10 साल काम किया और यहाँ से रिजाइन करके जाके फ्यूचर में और कहीं जॉब कर रहा है, दूसरा जगह और जॉब कर सकता है। रेजिग्नेशंस में आप जॉब कर रहे हैं फ्यूचर में, रिटायरमेंट में आप जॉब नहीं कर रहे हैं, रिटायरमेंट घर में लेकर रिटायर हो गए हैं। रेजिग्नेशन में कंपनी ने रिजाइन कर दिया एम्प्लॉय ने और दूसरा जगह जॉब कर रहा है। और एक केस होता है डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय मर ही गया तो उसका लीगल हायर या नॉमिनी को ग्रेच्युटी का पैसा दे दिया जाता है। तो इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देगा। कौन कौन सा केस में? जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा या सुपर एनुएशन लेगा या रेजिग्नेशन लेगा या एम्प्लॉय मर जाएगा। इस 4 केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देता है। समझ में आया? कब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देता है? इस 4 केस में, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशंस, रेजिग्नेशन एंड डेथ ऑफ एम्प्लॉय। आगे देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये जो ग्रेच्युटी एक्ट कहां एप्लीकेबल है? देखिए, दिस एक्ट अप्लाइज टू द एम्प्लॉय एंगेज इन। कहां अप्लाई है? जब एम्प्लॉय यहां काम कर रहा है, इस सेक्टर में एम्प्लॉय एंगेज्ड है, मतलब इसी सेक्टर में एम्प्लॉय काम कर रहा है। फैक्ट्री में, यदि कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उस पर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है। माइनिंग में काम कर रहा है, जो जमीन के नीचे माइनिंग होता है वो सब में काम कर रहा है, या प्लांटेशंस का कोई काम कर रहा है, या एम्प्लॉय किसी पोर्ट में काम कर रहा है या रेलवे कंपनी में काम कर रहा है। सिंपल से याद रखना, कोई फैक्ट्री में है या माइनिंग में या प्लांटेशन ऑब्लिक पोर्ट या रेलवे कंपनी में यदि एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। सिर्फ इतना याद रखना है। और बोलता है आगे देखिए, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट वेयर 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉय। वह शॉप या एस्टैब्लिशमेंट, वह छोटी सी फैक्ट्री या वह शॉप जहां 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, या एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एस्टैब्लिशमेंट को बोल दिया कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, एम्प्लॉय रहे ना रहे, उस एस्टैब्लिशमेंट को ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा। सीधा सा 3 पॉइंट याद रखना है। कोई फैक्ट्री, माइनिंग, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, दूसरा शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जहां 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, या वह एस्टैब्लिशमेंट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसको ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए, दिस एक्ट जो है कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉल बिलो। बोलता है यहाँ पर देखिए, इस एस्टैब्लिशमेंट में, इस शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में सेंट्रल रूल बनाया गया कि 10 एम्प्लॉय होना ही चाहिए तब ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। लेकिन एक बार ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया, फिर वहां एस्टैब्लिशमेंट में 10 की जगह 4 एम्प्लॉय भी हो जाएंगे ना, तो भी उस एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये एक्ट एक बार अप्लाई हो गया तो फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए अप्लाई हो गया, याद रख लीजिएगा। एम्प्लॉय रहे ना रहे, डजंट मैटर। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये पूरा प्रोविजन लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद आप लिखेंगे आगे कुछ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट लिख के फिर आंसर लिखेगा। देखिए, एग्जाम जून 2013 का क्वेश्चन आया, मैं पूरा स्कैनर सॉल्व कराया हूँ इस क्लास में। देखिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 जनवरी 1980 को कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन किया। हैविंग 50 एम्प्लॉय, कंपनी के पास 50 एम्प्लॉय था जब कंपनी बनी। 1980 में कंपनी बहुत बड़ी थी, 50 एम्प्लॉय था। ड्यू टू लॉसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस टू बिलो 10। क्या हो गया? कंपनी को बहुत लॉस हो गया, जिसके कारण नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस 10 हो गए, 10 से कम हो गए, 5 एम्प्लॉय हो गए हैं कंपनी में। लेकिन जब कंपनी के पास 50 एम्प्लॉय थे तब ग्रेच्युटी एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो गया। और ये एक्ट एक बार एप्लीकेबल हो गया तो फ्यूचर के लिए हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। याद रखिए, हे यार, एम्प्लॉय ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। एबीसी को मिलेगा भैया, 3 एम्प्लॉय रह जाए, 1 एम्प्लॉय रह जाए, 1 एम्प्लॉय होगा तभी भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, क्योंकि ये एक्ट एक बार अप्लाई हो गया तो जिंदगी भर के लिए अप्लाई हो गया। ये याद रखना है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझ लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी। एलिजिबल कौन है, किसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलना चाहिए, ये समझ में आ गया। ऑल एम्प्लॉय लोगों के लिए है। एम्प्लॉय का मतलब क्या, देखिए, पर्सन एम्प्लॉय फॉर वेजेस, वह आदमी जो वेजेस और सैलरी के लिए काम करता है। एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिस, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है कंपनी में आके, उसको नहीं मानेंगे, ट्रेनर लोगों को नहीं माना जाएगा। बट इंक्लूडिंग टीचर्स, टीचर जो काम कर रहा है, जो टीचिंग जो फीस दे रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा और टीचर को ग्रेच्युटी मिलेगा ही मिलेगा। टीचर इज ए एम्प्लॉय, याद रखिएगा। कौन एम्प्लॉय नहीं है? ट्रेनी। जो अप्रेंटिस है, ट्रेनी है, वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन टीचर हमेशा एम्प्लॉय रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है दिसंबर 2013 का एक क्वेश्चन बनता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, टर्म्स फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी देने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस है,
उसको बोलते हैं टर्म्स फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देगा, नहीं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा नहीं देगा। टर्म्स क्या, कंडीशंस क्या, देखिए एम्प्लॉय हैज रेंडर कंटिन्यूअस 5 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब एम्प्लॉय उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5 साल काम किया हो तभी ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। बट देयर इज एन एक्सेप्शनल, एक रूल्स के बीच एक एक्सेप्शनल भी दिया गया। क्या है देखिए, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ऑब्लिक डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय। क्या हो रहा है देखिए, रूल बनाया कि कोई एम्प्लॉय मेरा ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम करेगा तो हम ग्रेच्युटी का पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, एम्प्लॉय काम करते करते फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण एम्प्लॉय का डेथ हो गया या एम्प्लॉय मर गया किसी भी रीजन से, तो भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। दो वह 5 साल काम नहीं किया, 1 साल भी काम किया होगा तो भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। दूसरा बोलता है फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण उसका हाथ पैर डैमेज हो गया, अब वो काम नहीं कर सकता है, समझ में आया। अब वो घर में रेस्ट कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता, तभी भी कंपनी उसको ग्रेच्युटी का पैसा देगी। दो वो 5 साल काम नहीं किया, दो केस में यदि वो 5 साल काम नहीं करता है तो भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। पहला केस है डेथ और दूसरा केस है डिसेबलमेंट। डेथ और डिसेबलमेंट याद रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखिए ये, मिस्टर एक्स कैन नॉट कंप्लीट 5 ईयर ऑफ सर्विस ड्यू टू हिज डिसेबलमेंट। मिस्टर एक्स अपना 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबलमेंट हो गया, डिसेबल हो गया, ठीक है। इन दिस केस मिस्टर एक्स इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यस, मिस्टर एक्स विल रिसीव ग्रेच्युटी। आगे प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर हैज टू रेंडर 5 ईयर सर्विस देन ही इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेच्युटी, बट इन दो सर्कमस्टेंसेस दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे यस मिस्टर एक्स को ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, और ये प्रोविजन होता है। एग्जाम में दिसंबर 2013 में आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है अमाउंट ऑफ फॉर्मूला ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, आप देखिए इसको, देखिए फिर मैं समझा रहा हूं। देखिए देखिए फॉर्मूला क्या है, बोलता है वेजेस, एम्प्लॉय का वेजेस ऑब्लिक सैलरी जितना रहेगा इनटू 15/26 कर देंगे। 26 क्यों, क्योंकि महीना में 4 संडे होते हैं, तो 4 संडे को माइनस करके वर्किंग डे 26 ही माने जाते हैं। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, जितना ईयर्स वो काम किया है। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल नॉन सीजनेबल बिजनेस। नॉन सीजनेबल बिजनेस मतलब वह काम जो साल में 12 का 12 महीना चलता है, सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे टी वगैरह, टी इंडस्ट्री वगैरह क्या होता है कि सीजनल, सीजन आता है तो चाय उगती है, नहीं तो नहीं उगती है। सीजनल बिजनेस के लिए नहीं है, ये है नॉर्मल नॉन सीजनल बिजनेस के लिए यह रूल है जो साल में 12 महीना चलता है। अब देखिए वेजेस जो है इंटू 7/26 आप कब करेंगे, सीजनेबल बिजनेस, जो सीजन के हिसाब से जिसका बिजनेस होता है उसके लिए। क्वेश्चन में दिया रहेगा सीजनल है या नॉन सीजनल है। याद रखिएगा मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल इज 20 लाख। मैक्सिमम एक आदमी को एक कंपनी 20 लाख तक का ग्रेच्युटी दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। और सर्विस ऑफ 6 मंथ और मोर इज राउंडेड ऑफ 1 ईयर। मतलब सपोज वह मेरे यहाँ 5 साल और 6 महीना काम किया है तो उसको 6 साल मान लिया जाएगा। 6 महीना उससे ज्यादा सर्विस को 1 साल राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा। और अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 मंथ वेजेस, माने जितना सैलरी है उसको 20 से इंटू करेंगे, उससे ज्यादा का आप उसको नहीं दे सकते हैं। 20 मंथ वेजेस से ज्यादा का नहीं दे सकते हैं। लेकिन पहले रूल्स 12 महीना का होता था। इंस्टीट्यूट के मेट में आज भी 12 महीना लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको 20 मंथ लिखिएगा, सही है। अभी नया अमेंडमेंट अभी आया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए अब एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं उससे रिलेटेड, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में 2013 दिसंबर। बोलता है एम्प्लॉय ज्वाइन ऑन 25/5/1987 ने एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस ज्वाइन की और रिटायरमेंट ले लिया 30/11/2012 को। बेसिक सैलरी हम उसको 70,000 रुपये देते थे। आपको ग्रेच्युटी निकालना है। ये नॉन सीजनेबल बिजनेस था। नॉन सीजनेबल बिजनेस मतलब ये सीजन के बेसिस में नहीं होता था, ठीक है। अब देखिए
और क्वेश्चन में दिया कि कन्वेंस अलाउ 10,000 था और ओवर टाइम अर्निंग एम्प्लॉय की 1,000 थी। याद है कि कन्वेंस अलाउ ओवर टाइम अलाउ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेना ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोला गया, वेजेस। वेजेस में सिर्फ दो ही चीज आता है, बेसिक प्लस डीए। तो रूल यही है, वेजेस इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड। तो यहाँ एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए कुछ नहीं है, तो बेसिक्स को ही लेंगे। 70,000 एम्प्लॉय का बेसिक है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितना है, 25 साल और 6 महीना। 6 महीना को हम बोले थे 1 साल मान लिया जाता है, रूल में पढ़ाया गया है ना। 6 महीना रहे या उससे ज्यादा रहे तो उसको ईयर में मान लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मंथ 6 महीना उससे ज्यादा रहा तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 साल और 26 साल एम्प्लॉय ने काम किया है। तो ग्रेच्युटी क्या होगा, 70,000 इंटू 26/15 जो नॉर्मल रूल है, सॉरी 70,000 इंटू 26, नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पर 26 इंटू 15/26 जो 15/26 नॉर्मल रूल है। तो 10,50,000 का हुआ। कन्वेंस अलाउंस और ओवर टाइम इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, याद रखिएगा। अब दो रूल आप जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ग्रेच्युटी आपका 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रूल है। तो 20 लाख से देख लीजिए, ज्यादा नहीं है। समझ में आया। अब जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है उसको भी आप 20 से इंटू कर दीजिएगा। 12 टाइम से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 70,000 होल इंटू 20 इसके लिए 14 लाख। 14 लाख से भी ज्यादा नहीं है। दो कंडीशन जरूर चेक कीजिएगा, एक है 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जितना सैलरी है उसका इसको इंटू 20 कर दीजिएगा। तो उसको 20 करेंगे तो 14 लाख हो रहा है, 14 लाख से भी ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम यहाँ कितना एम्प्लॉय दे सकता है ग्रेच्युटी, 14 लाख तक दे सकता है रूल के हिसाब से। दो कंडीशन है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं प्रोविजन आपको ये एक बार और बता दे रहा हूँ जो इसका रूल था। ये देखिए, वेजेस इंटू 15/26 हमने किया, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड किया क्योंकि नॉन सीजनेबल बिजनेस था। मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितना है, 20 लाख। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 12 मंथ वेजेस, मतलब 20 महीना का तो 70 इंटू 20 14 लाख हो गया। समझ में आया रूल्स। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए, सुनेंगे याद रहेगा, कंसेप्ट बनेगा, और कंसेप्ट बनेगा तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। और सारा स्कैनर का सम सॉल्व है, आपको सुनना है खाली। अब देखिए, एग्जाम में जून 2019 में आया, प्रोविजन भी कवर हो रहा है आपका और एग्जाम क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। देखिए, एग्जाम दिसंबर 2012 दो बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए, प्रोविजन क्या, देखिए, नंबर ऑफ डेज सर्विस इंटाइटल फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट इन केस ऑफ सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट। सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट में बोला गया कि नंबर ऑफ डेज का क्या रूल है, कितना सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट जो सीजनेबल बिजनेस करता है उस आदमी को कम से कम कितना दिन काम करेगा तो ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, यही बोलना चाहता है। तो रूल बोलता है कि 75%, जितना दिन वो बिजनेस चलता है उसका 75% आप इंटू कर दीजिए। जितना दिन आ रहा है उतना दिन यदि एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको ग्रेच्युटी का पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, सीधा सा बात है। तो इफ एस्टैब्लिशमेंट ओपन फॉर 120 डेज देन एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर एटलीस्ट 120 into 75 90 डेज फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट। सीधा बात है, सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट के लिए जितना दिन वह बिजनेस चलता है उसका 75% दिन एम्प्लॉय यदि वहां जाके काम करेगा तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ मतलब बोलने का मतलब है, यदि 90 दिन एम्प्लॉय काम करेगा तो हम ग्रेच्युटी का पैसा देंगे, 90 दिन से यदि कम करेगा तो उसको हम लोग ग्रेच्युटी का पैसा नहीं देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब एक तो एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया, फॉर फ्यूचर ऑफ ग्रेच्युटी। किस केस में आपका ग्रेच्युटी फॉरफीचर्ड हो जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा, फॉरफिटेड हो जाएगा। समझ लीजिए, ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या बोलता है देखिए, एम्प्लॉयर कैन फॉरफिटेड द ग्रेच्युटी इफ employees misconduct or negligence has damage or destruction the employer property। बोलता है एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट, यदि एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम कर दिया या मिसकंडक्ट कर दिया, मिसबिहेव कर दिया या नेग्लिजेंस, मतलब ये बताना है एम्प्लॉय ने यदि कोई गलत काम किया है उसके कारण एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया है, प्रॉपर्टी डैमेज होना चाहिए, तब एम्प्लॉयर चाहे तो उसका ग्रेच्युटी का पैसा रोक सकता है। मतलब एम्प्लॉय कोई गलत काम करेगा, मिसकंडक्ट करेगा, नेग्लिजेंस करेगा, उसके कारण एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी यदि डैमेज होगा तब एम्प्लॉयर उसका माने ग्रेच्युटी को रोक सकता है। मैंने घुमा फिरा के बोलना चाहता है, यदि एम्प्लॉय गलती कर रहा है, समझ में आया, गलत मतलब मिसकंडक्ट प्लस नेग्लिजेंस कर रहा है कोई चीज, तब वो कर सकता है। लेकिन it can also forfeited for offense act of employee including moral turpitude। बोलता है एम्प्लॉय ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, या नेशनल लेवल का कोई क्राइम कर दिया, उसको बोलते हैं मोरल टर्पिट्यूड। यदि एम्प्लॉय ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया तो उस केस में भी एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का पैसा रोक सकता है, नहीं देगा उसको।
फॉरफिटेड मतलब नहीं देना, समझ में आया? चीज को समझिए। एम्प्लॉय यदि कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है या मिसकंडक्ट करता है, मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस में याद रखिए उसका प्रॉपर्टी डैमेज होना चाहिए। क्राइम के समय प्रॉपर्टी डैमेज का दरकार नहीं है, लेकिन यदि एम्प्लॉय कोई मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस कर रहा है उसके कारण यदि एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज होगा तभी वह रोक सकता, नहीं तो नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। अब एक और चीज है, देखिए, इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन ए लैंड टू एम्प्लॉय फॉर लिविंग एट द टाइम ऑफ सर्विस, क्या होता है देखिए, चीज को समझा रहा हूं। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया, माने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, तो एम्प्लॉयर के पास एक लैंड पड़ा हुआ था, खाली लैंड। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम्हारे पास घर नहीं है एम्प्लॉय को रहने के लिए, तुम यहाँ पर इस लैंड में अपना बना के रह लो। तो एम्प्लॉय बोला कि इधर उधर हम पैसा लगाएंगे, इससे अच्छा एम्प्लॉयर का जो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है उसी में रह लेते हैं। चीज को समझिए। तो क्या हुआ देखिए, अब प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, देखिए, इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन ए लैंड टू एम्प्लॉय फॉर लिविंग एट द टाइम ऑफ सर्विस, when employee retired, then employer asked to return back the land, but in such case if employee is not return the land, then also employer cannot forfeited gratuity of employee। चीज को समझिए। आज मेरे यहाँ मैं एम्प्लॉयर हूं और कोई एम्प्लॉय है, सोचिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब पे रखा और एक घर रहने के लिए दिया। जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो एम्प्लॉयर बोलता है तुम मेरे यहाँ काम नहीं कर रहे हो, मेरा घर वापस दे दो। उस केस में यदि एम्प्लॉय बोलता है कि हम घर नहीं देंगे वापस, हम घर नहीं देंगे, एम्प्लॉय यहाँ गलत कर रहा है, वापस नहीं दे रहा है, उस केस में यदि एम्प्लॉय मना भी करता है तब भी एम्प्लॉयर उसका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रोक सकता, उसको देना पड़ेगा ग्रेच्युटी का पैसा। चीज को समझिए। इस केस में एम्प्लॉय वापस नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय गलत कर रहा है। आज हम जब नौकरी छोड़ दिए तो हमको वापस करना पड़ेगा एम्प्लॉयर का घर, लेकिन एम्प्लॉय यहाँ वापस नहीं कर रहा है तब भी एम्प्लॉयर उसका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि एम्प्लॉयर ऐसे छोटे मोटे केस के कारण एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रोक सकता, उसका हक का पैसा नहीं रोका जा सकता है। आगे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है। बोलता है नो ग्रेच्युटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज लायबल टू अटैचमेंट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सीधा सा बात है, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मार सकता है। कोई हो, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो, कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि इस एम्प्लॉयर को किसका प्रॉपर्टी का पैसा रोक लो, नहीं रोक पाएगा एम्प्लॉयर। कोर्ट के पास पावर नहीं है कि ग्रेच्युटी का पैसा एम्प्लॉय का मार ले, रख ले, एम्प्लॉयर को बोल दे। मतलब सीधा सा बात है, एम्प्लॉय पैसा ग्रेच्युटी का एकदम प्रोटेक्टेड है, एकदम सेफ है, एम्प्लॉय को मिलेगा, कोई कोर्ट का ऑर्डर फॉर्डर उसको नहीं ले सकता है। अब देखिए, एक तो और है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी, क्या बोलते हैं देखिए, ये भी जून 2009 में आया। इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इज नॉट पेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यदि ग्रेच्युटी का पैसा स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दिया जाता है एम्प्लॉय को, द एम्प्लॉय में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक है। After hearing both the parties, the controlling authority issue order for payment of gratuity with interest। क्या बोलता है कि कहानी क्या, आप समझिए, अब समझ में आ जाएगा। क्या होता है, जब एम्प्लॉय जॉब से रिटायरमेंट हुआ, जब एम्प्लॉय ने जॉब से रिटायरमेंट लिया तो एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन दिया, ठीक है, कि मेरे को अब मेरा ग्रेच्युटी का पैसा चाहिए। तो एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है, जिस दिन एम्प्लॉय दे रहा है वहां से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉय को उसका ग्रेच्युटी का पैसा दे दे, ठीक है। अब क्या होता है, एम्प्लॉयर ने 30 दिन के अंदर एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया, तब एम्प्लॉय क्या करेगा, जब एम्प्लॉय ने 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो वहां से 30 दिन के अंदर क्या करेगा, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, तो उसको एम्प्लॉय एक तो चिट्ठी भेजेगा कि मेरे को मेरा एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दे रहा है। अब वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एम्प्लॉय दोनों को बुलाएगा और उन लोगों को समझेगा कि गलती क्या है, और वो सब चीज को समझने के बाद बोलेगा एम्प्लॉयर को कि इसका पैसा दो, तुम जो लेट से दियो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दो 9%। समझ में आया? कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलेगा एम्प्लॉयर को तुम ग्रेच्युटी का तो पैसा दो प्लस इंटरेस्ट भी दो 9%, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी क्या होता है, विद इन 30 days आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय। मतलब सीधा बात है, एम्प्लॉय को एप्लीकेशन देता है कि मेरा ग्रेच्युटी का पैसा दो 30 दिन में, जहां जब रिटायरमेंट होता है वहां से 30 दिन के अंदर। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन होता है फॉर्म आई, एम्प्लॉय किस में देता है, आई में, फॉर्म आई में देता है इसको एम्प्लॉयर को,
कि मेरा ग्रेचुइटी का पैसा दो। सपोज एम्प्लॉय मर गया तो उसका नॉमिनी या लीगल हायर फॉर्म जे और के में एप्लीकेशन देंगे फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। समझ में आया? रिकवरी ऑफ ग्रेचुइटी का सीधा सा रूल है कि जब एम्प्लॉयर रिटायर होगा वहां से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को चिट्ठी देगा कि मेरा ग्रेचुइटी का पैसा दो। यदि एम्प्लॉयर 30 दिन के अंदर नहीं देता है तो वह कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, उसको चिट्ठी लिखेगा कि मेरा पैसा नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को बुलाएगा और मुद्दा को सॉल्व करेगा और एम्प्लॉयर को बोलेगा कि इसका ग्रेचुइटी का पैसा दो प्लस 9% इंटरेस्ट के साथ दो। ठीक है, आगे मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, ये आपका जिंदगी बदल देगा। हम पहले बता दे रहे हैं, 2 मिनट देखिए और मैं 2 मिनट में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट में बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ मैं बताऊंगा कि आप जिंदगी में सक्सेस कैसे होंगे, कैसे आप सीएमए पास करेंगे और आप आगे भी आप सक्सेस करते जाएंगे। इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लीजिएगा। पहला रूल है नेवर गिव अप एंड बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन डू। कभी भी परिस्थितियों से हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। हम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। सक्सेस होने के लिए, कोई भी आदमी को सक्सेस होने के लिए सिर्फ 3 चीज चाहिए। पहला है डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन को फॉलो करे और अपना काम करते रहे। दूसरा है उसको जिद्दी बनना पड़ेगा, बिना जिद्दी बने आप सक्सेस नहीं बन सकते। जिद्दी बनना पड़ेगा, भले दुनिया आपको पागल सोच ले, दुनिया तो आपको बहुत कुछ बोलेगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। हमको पास होना है, मतलब हम जिद पकड़ लिए, हम पढ़ेंगे डेली 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ेंगे। समझ में आया? कंसेप्चुअली पढ़िए और अपने आप पर भरोसा रखिए, आप सक्सेस 100% करेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से पहले, भरोसा रखिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ, सक्सेस होने, जब आप बहुत आगे सक्सेस होंगे, भगवान जब आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देगा तो वो सक्सेस होने से पहले आपको टेस्ट जरूर करेगा। परिस्थितियां बुरी जरूर आ सकती है लेकिन आपको घबराना नहीं है, सिर्फ यही बोलना है कि आई कैन डू, मतलब डू। याद रखिएगा, भगवान बहुत तरीके से, जब भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, ये सोच लेना है कि भगवान हमको टेस्ट कर रहा है, मेरा कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है कि हम उस लायक है या नहीं। एकदम डरिएगा मत और प्रॉब्लम को बहुत अच्छा से फेस कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। कोई नहीं रोक सकता। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान कैसी कैसी परिस्थितियां लाता है और आप जो कैपेबल आदमी है वो कैसे उसका परफॉर्म करता है, चीज को समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या हुआ सुनिए। मैं विराट कोहली की कहानी समझा रहा हूँ आपको, आप सुनिए विराट कोहली ने कैसा परफॉर्म किया और आज वो कहाँ है, वो इतना सक्सेस क्यों है, उसके सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क क्या था। देखिए क्या हुआ, जब छोटा था विराट कोहली, मतलब जब छोटा मोटा मैच खेलता था तो दिल्ली और कर्नाटका का मैच था। ठीक है, उस मैच में यदि विराट कोहली नहीं खेलता तो दिल्ली हार जाता, उसको अपना स्टेट को जिताना था। क्या हुआ, जब मैच था, विराट कोहली की जब बैटिंग आई उससे आधा घंटा पहले उसको फोन आया अपने घर से कि तुम्हारे पापा का डेथ हो गया है। क्या होता है, देखिए भगवान चाहता है कि मेरा बच्चा, हर बच्चा जो है सक्सेस हो, लेकिन जिसको बहुत सक्सेस देता है उससे कुछ टेस्ट लेता है वो, कि हम तो इसको बहुत आगे बनाना चाह रहे हैं, हम इसको इंडिया का कैप्टन बनाना चाह रहे हैं, उस लायक है क्या नहीं वो तो हम चेक करें। वो जरूर चेक करेगा कि आप उस लायक है क्या नहीं। परिस्थितियां बुरी होगी, वो चेक करेगा कि आप उस लायक है या नहीं, तभी वो आपको उतना ऊंचा पहुंचाएगा। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब भी लाइफ में बुरी परिस्थितियां आए तो ये सोच लेना भगवान टेस्ट कर रहा है, आज हमको परफॉर्म करना है। अब देखिए विराट कोहली की कहानी सुनिए। क्या हुआ, उसको जब उसकी बैटिंग आने वाली थी तब उसके पास फोन आया कि उसके पापा का डेथ हो गया है। ठीक है, वो अपना कोच से पूछा कि मैं बैटिंग करने जाऊं या घर चल जाऊं। तो उसके कोच ने कहा जो होना था तो वो हो गया, तू जा बैटिंग कर और शाम को जाके अपने पापा का संस्कार कर। विराट कोहली के सामने एक बुरी सिचुएशन आ गई, बहुत बुरी सिचुएशन आ गई। भगवान ने एक गोला फेंक दिया कि आज इसका कैपेबिलिटी टेस्ट करें, हम इसको इंडिया का कैप्टन बनाना चाहते हैं, आज वो उस काबिल है या नहीं, वो क्या परफॉर्म करता है चेक करते हैं, चलो आज। क्या हुआ, विराट कोहली ने क्या किया, विराट कोहली गया, मैच खेला, सेंचुरी बनाई, दिल्ली को जिताया और शाम को घर जाके अपने पापा का संस्कार भी किया। चीज को समझिए, भगवान ने उसे चैलेंज फेंका उसके पास, तू परफॉर्म कर, अब देखते हैं तुम्हारे में क्या कैपेबिलिटी है तुम्हारी। तो विराट कोहली ने क्या किया, उस चैलेंज के रिगार्ड में एक सिक्सर दिया, मैच भी जिताया और अपना परफॉर्मेंस भी किया। मतलब अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा, ना टीम के प्रति ना घर के प्रति।
चीज को रखिए, परफॉर्म कीजिए, अपने परफॉर्मेंस से पीछे मत हटिए, यही बोलना चाहता हूँ। भगवान टेस्ट करेगा, जब भी परिस्थिति बुरी हो तो यह सोच लेना है कि भगवान मेरे को टेस्ट कर रहा है। आपको बहुत, जब भी आप ऊंचाई पे जाओगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो यही सोचना है कि भगवान हमको टेस्ट कर रहा है और हमको परफॉर्म करना है और अच्छा परफॉर्म करना है। बुरी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है कि आई एम द बेस्ट। याद रखना, आई कैन डू, बस यही बोलना है। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, बस यही बोलूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स में लेवल जो टॉपिक है उसमें आज पढ़ेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है, इस टॉपिक से 15 या 20 नंबर का आजकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं डायरेक्टली चैप्टर में आ रहा हूँ। देखिए, यह एक्ट में बेसिकली 3 स्कीम को कवर करता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड कैसे दिया जाएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय को पेंशन कैसे दिया जाएगा। और एक तो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कैसे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आ रहे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखिए, मैं इस ईपीएफ, ये जो पीएफ का फंड आपको समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस एक्ट को क्यों लाया, पर्पस क्या है, इसको समझिएगा। ठीक है, बेसिकली प्रोविडेंट फंड क्या है। देखिए, प्रोविडेंट फंड लाया था गवर्नमेंट लोअर क्लास का एम्प्लॉय के लिए, जो लो इनकम है उन लोगों के लिए लाया गया था। इस एक्ट को लाने का पर्पस यही था कि जो लोअर क्लास वाले आदमी हैं उन लोग क्या करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्चा कर देते हैं, कुछ सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए लाया गया था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो जब वो रिटायर हो जाएंगे, लोअर क्लास वाले इनकम, जो वीकर इनकम सेक्शन है, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको क्या एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा कि आप इसको एक लमसम पैसा ले लीजिए, इससे आप फ्यूचर में सर्वाइवल भी कर सकते हैं, या अपने लिए यदि कुछ घर उर खरीदना चाहे या अपने बेटे बेटी का शादी भी करना चाहे तो आप इस पैसा से कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको देखते हुए ये एक्ट को बनाया गया था। देखिए, इस एक्ट में क्या होता है आप समझिए। अब मैं थोड़ा सा प्रोविजन में भी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए, लमसम अमाउंट गिवन टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है 58 या 60 साल की एज में, जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसको एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा कि ये लो, तुम्हारा इतना फंड जमा हुआ है, आप ले लो। अब इसमें क्या होता है, देखिए, कंट्रीब्यूशन डन बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ। मतलब ईपीएफ अकाउंट जो खोलता है उसमें क्या होता है, चीज़ को समझिए। हर महीना एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया जाता है उसमें से 12% पैसा काट लिया जाता है। जो बेसिक पे प्लस डीए रहता है उसका 12% काट लेता है एम्प्लॉयर, और खुद भी उसमें 12% कंट्रीब्यूट करता है, और दोनों को मिला के ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। लेकिन ईपीएफ अकाउंट में जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें पूरा 12% जमा नहीं होता है। एम्प्लॉयर का 3.67%, याद रखिएगा, जितना बेसिक पे प्लस डीए होता है उसका 3.67% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में जमा होता है। घुमा फिरा के आप यहाँ से परसेंटेज में आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा। यहाँ आप ये समझिए कि एम्प्लॉयर कुछ पैसा देता है, एम्प्लॉय कुछ पैसा देता है, हर महीना एम्प्लॉय का सैलरी से कुछ पैसा कटता है, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर मिला के पीएफ अकाउंट में जमा कर देता है, और जमा होते होते जब वो जॉब छोड़ेगा तब तक हर महीना जो पैसा जमा हो रहा है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला के उसको रिटायरमेंट के समय दे दिया जाएगा। लो, तुम्हारा पीएफ का फंड है, तो उसको एक लमसम पैसा मिल जाएगा, उससे वो सर्वाइवल भी कर सकता है, अपना बच्चों का शादी भी कर सकता है, अपने लिए घर भी खरीद सकता है। तो घुमा फिरा के ये एक तो रिटायरमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट ने एक रिटायरमेंट स्कीम बनाई थी लोअर क्लास इनकम के लिए, जो उनको रिटायरमेंट में एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि वो अभी पैसा नहीं बचा पाते, जितना कमाते उतना खा लेते हैं। तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, इसीलिए ये फंड बनाया गया था। देखिए, रिटर्न लमसम अमाउंट विद इंटरेस्ट, जब जो उनको सैलरी से काट के जमा किया जा रहा है उसमें 8.33 आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको मिलता है पर annum के हिसाब से। ये समझ में, पीएफ जो कंसेप्ट इसका लाया गवर्नमेंट, उस कंसेप्ट को समझिए कि प्रोविडेंट फंड लाने का पर्पस क्या था। एक लमसम बेनिफिट दे दिया जाएगा एम्प्लॉय को। अब देखिए, एक चीज है ईपीएस, इसमें बोलता है पेंशन स्कीम। ये एक तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। ये क्या लाया गया, इसका फंडा क्या, देखिए, मंथली पेंशन टू एम्प्लॉय आफ्टर 58 ईयर्स ऑफ एज। क्या होगा, जब 58 के आसपास, 58-60 साल का जब एक एम्प्लॉई बूढ़ा हो जाता है
तब वो तो ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। ये तो लोअर क्लास इनकम के लिए है, जिसका सैलरी 15,000 के आसपास है, तो उन लोग 58-60 साल की उम्र में कमा नहीं पाएंगे। तो उनका ही सैलरी से, इसमें क्या होता है, हर महीना ओनली एम्प्लॉयर डू कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो 12% यहाँ पर पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है, उसमें से पीएफ में सिर्फ 3.67% जाता है, और रिमेनिंग जो है 8.33% उसका ईपीएस अकाउंट में चल जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय में याद रखिएगा, पेंशन फंड जो होता है उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का पैसा लगता है, एम्प्लॉय उसमें 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, समझ में आया। और ओनली एम्प्लॉयर डू कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला के उसमें जमा किया जाता है। उसके बाद उसको देखिए, इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन का कि मंथली पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो उसका लास्ट 12 महीना का सैलरी होगा इनटू ईयर्स एम्प्लॉयड, माने कितना साल वो नंबर ऑफ ईयर एम्प्लॉयड, कितना साल वो काम किया, डिवाइडेड बाय 70 कर देंगे, जितना आएगा उसको हर महीना एम्प्लॉय को दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है, चीज को समझिए। सपोज पीएफ का पैसा मिला और पीएफ का पैसा उसने अपने घर खरीदने में खर्चा कर दिया, अब उसको हर महीना के लिए सर्वाइवल के लिए कुछ पैसा चाहिए ना, इसलिए दिया जाएगा कि हर महीना वो अपना घर खर्चा चला सके। एम्प्लॉय जो लोअर क्लास वाला आदमी अपना हर महीना घर खर्चा चला सके, इसीलिए ये पेंशन स्कीम दिया गया, ये फंडा लाया गया, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। डिटेल चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, खाली मैं फंडा बता रहा हूँ, फंडा को समझिए कि स्कीम लाने का पर्पज क्या था गवर्नमेंट का। अब एक तो लाया ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम। ये क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय को इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय मिल जाता है तो उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, वही है। अब हम लोग टॉपिक में आ रहे हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें बोला गया दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के पूरा इंडिया में यह एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, एक बार आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ 1 सेकंड में। देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ किस फैक्ट्री, किस ऑर्गेनाइजेशन में यह एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए फैक्ट्री हैविंग 20 और मोर एम्प्लॉय, वो फैक्ट्री जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा कर्मचारी है, एंड एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वह एस्टैब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। दो एक्ट एप्लीकेबिलिटी में दो चीज याद रखना है, वह फैक्ट्री जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, दूसरा वह एस्टैब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उस पर यह एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का बता रहा हूँ मैं, प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, ये क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 5-6 बार आया है कि प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यही यदि आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी यदि पीएफ के लिए भी आएगा, पेंशन फंड के लिए भी, तो आप सेम ही लिखेगा, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एक्ट के लिए भी आएगा तो लिखेगा, याद रखिएगा। मेनली ये प्रोविडेंट फंड के लिए बनाया गया था, ये एक्ट प्रोविडेंट फंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उस कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है प्रोविडेंट फंड वाला रूल्स, ठीक है। बोला गया देखो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ लेस देन 50 एम्प्लॉय एंड वर्किंग विदाउट द हेड ऑफ पावर, ठीक है। मतलब वह कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां 50 से कम आदमी काम करते हैं, प्लस उन लोग काम कर रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, समझ में आया। सीधा इतना याद रखना है, वह कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 50 से कम आदमी काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, विदाउट द हेड ऑफ पावर, ठीक है। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह जो होती है वो सब में ये होता है। दूसरा, ए न्यूली एस्टैब्लिशमेंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर, कोई भी नया फैक्ट्री जितना भी एम्प्लॉय है, पहला 5 साल उसको छूट दे दिया गया है कि आप पीएफ मत काटिए, पीएफ जमा मत कीजिए। नई एस्टैब्लिशमेंट है, उसको सेटअप होने में टाइम लगेगा, कमाई करेगी तभी तो एम्प्लॉय का भला के लिए सोचिए। थर्ड बोलता है अदर एस्टैब्लिशमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हिच एम्प्लॉय आर रिसीविंग बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड। मतलब वह एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग प्रोविडेंट फंड का रूल है, वो उसके हिसाब से प्रोविडेंट फंड ले रहे हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी पे जो एप्लीकेबल है, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उनका पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल होगा उन पे, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट में सिर्फ इतना याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी कीवर्ड याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, नई एस्टैब्लिशमेंट पहला 5 साल, तीसरा जो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। 3 चीज याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
न्यूली स्टैब्लिशमेंट और स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उस पर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, एलिजिबल एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को पीएफ मिलता है? एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के लिए एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है? ठीक है, एम्प्लॉय हुज सैलरी इज नॉट मोर देन ₹15,000 इट इज एलिजिबल टू ज्वाइन प्रोविडेंट फंड। मतलब वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 15,000 से कम है उसी को प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उसी का प्रोविडेंट फंड कंपनी एम्प्लॉयर बाउंड है देने के लिए। जो 12% का एम्प्लॉयर का लायबिलिटी है उसी एम्प्लॉय का देगा जिसका 15,000 से कम है। ये सैलरी में क्या होगा, बेसिक प्लस टीए दो चीज मिलेगा। ठीक है, हाउएवर देखिए, एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी एक्सीडिंग 50,000 कैन बिकम मेंबर ऑफ पीएफ with the permission of assistant PF commissioner and his employer। याद रखिए, जिसका सैलरी 15,000 से ज्यादा है वो भी बन सकता है, उसको भी पीएफ का पैसा मिल सकता है, कंडीशन से उसको पीएफ कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ेगा, प्लस उसका एम्प्लॉयर से उस एम्प्लॉय को परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब दो जन का परमिशन लगेगा, पीएफ कमिश्नर और एम्प्लॉयर। इन सच केस पीएफ कंट्रीब्यूशन विल बी एज पर, इस केस में पीएफ का कंट्रीब्यूशन 15,000 पे ही माना जाएगा। मतलब 15,000 पे 12% जो 1,800 रुपया है उतना का ही एम्प्लॉयर का लायबिलिटी आएगा। समझ में आया? मिल सकता है, जिसका सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसका भी पीएफ कट सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस है। ठीक, आगे आ जाइए, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसको क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है? बोला जाता है 12% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए, 12% वेजेस एंड डीए का मिलाया जाता है, डीएनएस होगा। Employee can make contribution above 12%, but employer cannot make contribution more than 12%। बोलता है एम्प्लॉय 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, 12 से की जगह 15% भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बट एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा नहीं कर सकता। रूल देखिए, एम्प्लॉय 12 की जगह 15% भी अपना पैसा कटा सकता है सैलरी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो लायबिलिटी है 12% का 12% ही रहेगा। अब बोलता है कि विड्रॉल फ्रॉम फंड, ये पीएफ का है सारा, पीएफ फंड से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल है? देखिए, विड्रॉल फ्रॉम द फंड इज अलाउड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, इस पर्पस के लिए आप प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, पहला क्या देखिए, फॉर परचेज ऑफ ए हाउस ऑफ फ्लैट और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। एम्प्लॉय को क्या है, घर चाहिए। आज तो मैं 15,000 सैलरी कमा रहा था तो मैं घर नहीं खरीद पाया क्योंकि लोअर क्लास का एम्प्लॉय के लिए, तो क्या हो गया, वो सोचा कि प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, हम उससे घर ले लेंगे। तो यही सीधा सा फॉर परचेज ऑफ ए हाउस, घर खरीदने के लिए एम्प्लॉय को पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकता है। फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, सपोज उस घर के अगेंस्ट कोई लोन लिया था, उसका भी पेमेंट के लिए वो विड्रॉ कर सकता है प्रोविडेंट फंड का पैसा। विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से सिर्फ 1 साल पहले विड्रॉ कर सकते हैं। हम आज चाहेंगे आज नहीं कर सकते हैं, मेरा एज 58 साल का रिटायरमेंट है तो 57 ईयर में ही कर सकते हैं। याद रखिए, विड्रॉल का पैसा सिर्फ पीएफ का पैसा सिर्फ 1 साल पहले ही विड्रॉ किया जा सकता है। विड्रॉल अप टू 75% ऑफ द बैलेंस, जितना बैलेंस है सिर्फ 75% ही विड्रॉ हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ अच्छे से। विड्रॉल का देखिए, पीएफ का पैसा विड्रॉ हो सकता है सिर्फ 1 साल पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं, रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? घर खरीदने के लिए या लोन का रिपेमेंट के लिए, याद रखिएगा। और सिर्फ 75% पैसा ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। किस चीज के लिए खाली कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट देखिए, घर खरीदने के लिए या घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए या लोन का पैसा देने के लिए, सिर्फ इस 3 चीज के लिए ही पीएफ का पैसा विड्रॉ हो सकता है। एडवांसेस फ्रॉम द फंड, पीएफ फंड से हम कुछ एडवांस भी ले सकते हैं। किस किस केस में ले सकते हैं? फॉर इलनेस इन सर्टन केसेस, मुझे स्पेसिफिक बीमारी होगी, उस बीमारी का इलाज करने के लिए पैसा चाहिए। और फॉर मैरिज और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चा का शादी करना है, बच्चा को पढ़ाना है, उसके लिए सीधा सा बात है। मैरिज और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और इलनेस, बीमार हो गए हैं तभी पैसा निकाल सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं पीएफ फंड से, या मैरिज और एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन के लिए ही लिया जा सकता है। अब आ जाता है पेंशन फंड, पेंशन फंड, पीएफ। अभी तक हम पीएफ प्रोविडेंट फंड पढ़ा रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ गए पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। देखिए, पेंशन स्कीम में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर हर महीना 8.33% कंट्रीब्यूट करता है आपका बेसिक एंड डीए का, और वह पैसा जमा होते रहता है आपका पेंशन अकाउंट में।
और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको मंथली कुछ पेंशन दिया जाता है सर्वाइवल के लिए, आप जी पाए, आपका घर खर्चा चल सके, इसीलिए पेंशन दिया जाता है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन मतलब आपका एज हो जाएगा 58 ईयर, यदि मेरा और आपके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्रीमेंट हुआ है कि 58 साल में आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद आप पेंशन लेना चालू कर दोगे, तो उस एज में 58 ईयर में आप रिटायर हो जाओ, आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है रिटायरमेंट का, उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन समझ लीजिए। ठीक है। रिटायरिंग पेंशन और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी डिसेबलमेंट पेंशन टू द एम्प्लॉय ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब डिसेबलमेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉय का हाथ पैर डैमेज हो गया, तब उसको डिसेबलमेंट के हिसाब से पेंशन मिला जाएगा। ठीक है। और एक विडो पेंशन या चिल्ड्रन पेंशन, बच्चों के लिए कोई जो पेंशन मिलना चाहिए वो मिलता है, विडो लोगों को मिलता है यदि उसको वो हो जाता है। तो सिंपल सा पेंशन का 3 स्कीम है, देख लीजिएगा। अब कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर इज टू कंट्रीब्यूट 8.33 ऑफ द बेसिक एंड डीए एंड रिटर्निंग अलाउंस। आप बेसिक एंड डीए समझ लीजिए, एम्प्लॉयर को कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, 8.33% बेसिक एंड डीए का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है हर महीना, वो उसका पेंशन फंड में जमा होता है, और जब वो रिटायर होता है उसको मंथली पेंशन दिया जाता है उसी से। ठीक है। उसका कैलकुलेशन से कि जितना साल वो काम करेगा उसको 70 से डिवाइड करेंगे, उसका एवरेज सैलरी को इंटू करेंगे, जितना आएगा उतना पेंशन उसको हर महीना दिया जाएगा। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। याद रखिए, पेंशन फंड में एम्प्लॉय से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, सारा जो भी कंट्रीब्यूशन जो भी जमा होता है पेंशन फंड में, सारा पैसा एम्प्लॉयर बियर करता है। कंट्रीब्यूशन इज नॉट पेबल बाय द एम्प्लॉयर व्हेन एम्प्लॉय क्रॉस 58 ईयर। जब उसका 58 साल का एज हो जाता है उसके बाद एम्प्लॉय नहीं देगा, उसके बाद वो पेंशन लेना चालू कर देगा। और व्हेन पेंशन इज अलाउड टू बी टेकन, कब पेंशन ले सकता है, व्हेन एम्प्लॉय एज इज 50 ईयर्स और मोर, जिस एम्प्लॉय का एज 50 साल और 50 साल से ज़्यादा हो गया, व्हेन एम्प्लॉय कंप्लीट 10 ईयर और मोर, 10 ईयर तक काम कर लिया, अब एम्प्लॉय काम ही नहीं करना चाहता, घर में रेस्ट करना चाहता है, लो भैया पेंशन चालू कर दो इसका। या कोई एम्प्लॉय 51 साल से रिटायरमेंट लेना चाहता है, बच्चे लोग अब कमा रहे हैं, हम अपना पेंशन लेके जिंदगी जिए में, तो 51 साल से अब लेना चालू कर दीजिए। 2 कंडीशन है, उसका 50 साल कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा 10 साल का सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उसको हम लोग पेंशन दे देंगे। अब आ गया एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये क्या इंश्योरेंस स्कीम क्या है, देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, मैं कल समझा दे रहा हूँ। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मेड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट टू द एम्प्लॉय ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है। यहाँ सीधा सा बात है, LIC का बेनिफिट देने के लिए किया जाता है। चीज़ को समझा, एक बार पढ़िए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ठीक है, एक बार आप पढ़िए। देखिए, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयर उसका बेसिक एंड डीए, मतलब उसका जो वेजेस है, उसका जो सैलरी है, उसका 1% वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। एंड द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द स्कीम सेल भी उसको, जब एम्प्लॉय मर जाता है उसको नॉमिनी को 2.5 से 6 लाख तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। ये उसी के लिए कवर है जिसका सैलरी 15,000 से कम है। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन 15,000 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। द बेनिफिट, देखो, द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉय इन हिज लाइफ टाइम बट गिवन टू नॉमिनी ऑन द इवेंट ऑफ द, सीधा सा बात है, इस चीज को समझिए, 2 लाइन में इसको समझा रहा था। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम क्या है, एम्प्लॉय जब मर जाएगा उसका नॉमिनी को उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो इस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयर अपना जो सैलरी और वेजेस का 1% कंट्रीब्यूट करता है और उसका अकाउंट में जमा होते रहता है। जब एम्प्लॉय मर जाता है तो उसका नॉमिनी को डेथ जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है, 2.5 से 6 लाख तक का बेनिफिट उसका नॉमिनी को मिल जाता है। बस ये एक तो इंश्योरेंस स्कीम है और कुछ नहीं है। और अदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड का कोई डिले पेमेंट करता है उसको 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। यदि एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशंस का एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को टाइमली प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं दिया, मतलब उसका 60 ईयर्स एज हो गया, 58 ईयर एज हो गया और वो PF का पैसा मांग रहा है और एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, 2 साल बाद दे रहा है, तो 2 साल पे उसको 12% करके पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ PF व्हाइल इंस्पेक्टिंग
टैक्स क्लाइंट अकाउंट जेरोस्कोपी ओनली ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ द स्टॉक्स। मतलब कोई इंस्पेक्टर जो प्रोविडेंट फंड का इंस्पेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है तो वह जो जेरोस्कोपी लेता है अकाउंट्स का वो सिर्फ वर्किंग आवर में ले सकता है, विद वर्किंग आवर के बिना नहीं ले सकता। कैजुअल लेबर इज नॉट अलाउड टू टेक बेनिफिट, और प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट कैजुअल लेबर को नहीं मिलता है, ठीक है। Once PF Act is allowed, then doesn't matter to reduce number of employees। एक बार आप प्रोविडेंट फंड एक्ट में कवर हो गए, आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो फिर आपका ऑफिस का यदि एम्प्लॉय 20 से कम भी हो जाएगा तो भी आपका पीएफ रेगुलर कटेगा, पीएफ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पीएफ अमाउंट नेवर बी अटैच विद एनी, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आपका पीएफ का पैसा नहीं रोक सकता है, कुछ भी हो जाए, एम्प्लॉयर के साथ कितना ही झमेला हो जाए, लेकिन पीएफ का पैसा नहीं रुकेगा, पीएफ का पैसा आपको मिलेगा। बस मैं बोलूँगा जब भी पढ़े आप कंसेप्चुअली पढ़िएगा, चीज़ों को समझ के पढ़िएगा, और बस याद रखिएगा अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, आई कैन डू। बस जब भी पढ़े ये याद रखिएगा, अपने ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस दीजिएगा कि हमसे होगा, आई कैन डू इट, हम पास करेंगे तो करेंगे, और अच्छा नंबर से पास करेंगे। कंसेप्चुअली पढ़िएगा, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तभी भी काम आएगा आपका फंडा, ठीक है। थैंक यू। Good morning. Today I am starting Factory Act 1948. Okay. Today I will take class in Hindi and English both. Okay. Without wasting of time, I am directly coming to the topic. Okay. The Factory Act 1948 extend to all of India, including Jammu and Kashmir, and come into effect from 1 April 1949. Okay. That means this act is applicable on entire India and come into effect from 1 April 1949. And the main object of this act is to focus on safety of worker plus health of worker plus welfare of worker. The three important points you must know. Okay, the main object of this act is to focus on safety of worker, health of worker and welfare of worker. Three important points. Okay, safety of worker, health of worker and welfare of worker. Safety, health and welfare, the three important point you must know. Okay, फैक्ट्री एक्ट 1948 ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट इंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल है, एंड ये एक्ट आया था 1 अप्रैल 1949 को ये एक्ट आया था। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1949। एंड द मेन ऑब्जेक्ट, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट हम लोग को पता होना चाहिए। ये एक्ट इसीलिए बना था कि फोकस करता है सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर का सेफ्टी के ऊपर, हेल्थ ऑफ वर्कर एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर। वो तीन चीज पे फोकस करता है, वर्कर का सेफ्टी को देखता है, वर्कर का हेल्थ को देखता है एंड वर्कर का वेलफेयर को देखता है। तीन चीज के लिए ये एक्ट बनाया गया था, वर्कर का सेफ्टी के लिए, वर्कर का हेल्थ के लिए एंड वर्कर का वेलफेयर के लिए। ओके, इतना ही है। अब देखिए मीनिंग, फैक्ट्री का मीनिंग क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। फैक्ट्री का मीनिंग देखिए, फैक्ट्री मीनिंग एनी प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब होता है ए बिल्डिंग विथ लैंड, मीन्स आप ये प्लेस, एक प्लेस सोच लीजिए, ठीक है। एनी प्रेमिसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस carried on with the aid of power plus 10 और more वर्कर होना चाहिए। क्या दो कंडीशन है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है किसको यूज करते हुए, पावर को यूज होते हुए, प्लस 10 और मोर वर्कर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, क्या चीज यूज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। और वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन करेगा, 10 और 10 से ज्यादा वर्कर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, वहां पर 10 और 10 से ज्यादा वर्कर काम करेंगे, तब उसको बोलते हैं फैक्ट्री। उस प्रेमिसेस को बोलेंगे फैक्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग होगा। तीन कंडीशन है, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज होना चाहिए और 10 से ज्यादा वर्कर, 10 और 10 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए। सेकेंड क्या बोलते हैं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
carried on without the aid of power, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा, लेकिन 10 और मोर वर्कर है, 20 और मोर वर्कर है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वहां 10 और 10 से ज्यादा वर्कर होगा तो उसको फैक्ट्री मान लेंगे, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा है वहां पर 20 और 20 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए। याद रखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वहां 10 और 10 से ज्यादा वर्कर, कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री मान लेंगे, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा है वहां 20 और 20 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए। वर्कर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ लास्ट 12 मंथ, मतलब वर्कर यदि एक दिन भी 10 वर्कर काम करेंगे, बाकी पूरा साल 9 वर्कर काम करे, कोई फर्क नहीं करता, उसको फैक्ट्री मान लेंगे। एक दिन भी 10 वर्कर, कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए 10 और 20 वर्कर का। बट डजंट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं है माइन, मोबाइल यूनिट, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे सेट, ये सब फैक्ट्री नहीं है। याद रखिए, माइंस को फैक्ट्री नहीं मानते, मोबाइल का कोई यूनिट है, छोटा सा यूनिट बनाया गया है मोबाइल के लिए, उसको नहीं मानेंगे। कोई होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे सेट वगैरह है, वो सब फैक्ट्री नहीं है। देखिए कंडीशन देखिए, प्रेमिसेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज होना चाहिए, और जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा तो 10 और 10 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए, और जब इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा तब 20 और 20 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए। पिक्चर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि फैक्ट्री का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ओके, देखिए ध्यान से, ठीक है, चीज को समझिए। फैक्ट्री मीन्स ए प्रेमिसेस where we use electricity for the purpose of manufacturing with 10 or more worker. Okay, got the point? Where we use electricity for manufacturing, this must be done by 10 or more worker on any day of preceding 12 month. Okay, and where we don't use electricity for manufacturing, then we need 20 or more worker. Understand the point? And they work on any day during preceding 12 month. Okay, got the point? A premises where we use electricity for the purpose of manufacturing with 10 or more worker. Got it? Where we use electricity, we use 10 or more worker, and where we don't use electricity, we need 20 or more worker on any day. This is called factory. Got it? The most important point is there must be a premises and manufacturing must be carried on with the use of electricity. When we use electricity for the purpose of manufacturing, we need 10 or more worker, and where we don't need electricity for the purpose of manufacturing, there must be 20 or more worker. Got the point? चीज को समझिए, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, तब हमको चाहिए 10 और 10 से ज्यादा वर्कर फैक्ट्री का कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं तो 20 और मोर वर्कर इज एनफ। ओके, सिंपल सा मीनिंग। इस टेबल को जस्ट फोकस ऑन द टेबल। देयर मस्ट बी ए प्रेमिसेस एंड we use electricity for the purpose of manufacturing and we need 10 or more worker, and there must be a premises and we don't use electricity for the purpose of manufacturing and we need 20 or more worker. Got the point? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, देखिए क्या बोलना चाहता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। हु इज ऑक्यूपायर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर। ठीक है, चीज को समझिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन एन क्या बोलता है। ठीक है, ऑक्यूपायर मींस पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर का सिंपल सा मीनिंग यही है, जो आदमी फैक्ट्री का सारा एक्टिविटी, फैक्ट्री का सारा काम को देखता है और अपने कंट्रोल में रखता है, मींस फैक्ट्री का सारा काम उसी के कंट्रोल में होता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। मतलब समझ में आ रहा है? जो आदमी फैक्ट्री का सारा मैनेजमेंट देखता है और करता है, अपने कंट्रोल में रखता है, फैक्ट्री का सारा मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में रखता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। सिंपल सा भाषा में, the person who has ultimate control over the management of the affairs of the factory, जिसके पास, simple सा meaning you can say like that, the person who has ultimate control over the management of the factory is called occupier। जो ऑक्यूपायर का सिंपल सा मीनिंग यही है, जो फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री का सारा काम के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। फैक्ट्री में एक छोटा सा भी काम
उसके माने अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। एग्जांपल देखिए, जस्ट सी द एग्जांपल, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में सारा काम का जिम्मेदारी पार्टनर का होता है, गॉट इट। तो पार्टनर हो गया ऑक्यूपायर पार्टनरशिप फॉर्म का। द पार्टनर इज द ऑक्यूपायर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज he control all the activities of the firm। कंपनी, कंपनी में ऑक्यूपायर कौन है? डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसलिए कंपनी का सारा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर का है, इसीलिए डायरेक्टर को बोलेंगे ऑक्यूपायर। फैक्ट्री ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगा। पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है माने अफेयर्स, फैक्ट्री का अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, फैक्ट्री का जो जितना अफेयर्स उसको कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। ठीक है, सीधा सा ऑक्यूपायर का सिंपल मीनिंग है वह आदमी जो सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उस वही कर सकता है वो सब एक्टिविटीज को ऑक्यूपायर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग में आप बोलेंगे मालिक, लेकिन मालिक नहीं होता है। मालिक सिर्फ माने प्रॉफिट का हिस्सा लेता है, काम का हिस्सा नहीं लेता। जैसे कंपनी में डायरेक्टर मालिक नहीं है, शेयर होल्डर मालिक है, लेकिन सारा मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? डायरेक्टर का है। समझ में आया? तो काम का सारा जिम्मेदारी उसी का होगा। ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का मेन ड्यूटीज जो है क्या होता है देखिए, इंश्योर फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर व्हाइल दे आर वर्किंग। ठीक है, main duties of occupier is to ensure health of the worker plus safety of the worker and welfare of the worker while they are working। ठीक है, मेन ड्यूटी ऑक्यूपायर का यही है कि वो फोकस करेगा, वो ध्यान देगा वर्कर का हेल्थ के ऊपर, वर्कर का सेफ्टी के ऊपर जब वो काम कर रहे हैं, और उसका वेलफेयर के ऊपर। ये तीन चीज के ऊपर फोकस करेगा, ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सब एग्जाम में आया और 4 से 5 बार रिपीट। ऑल द क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर, आप पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, वर्कर नहीं होगा, ऑक्यूपायर होगा। देखिए पहले वाला क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन देखिए, हु इज ऑक्यूपायर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर। तो यहाँ पर होगा ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑक्यूपायर का, क्या क्या है देखिए, मैं कर रहा हूँ सामने पढ़िए देखिए। ठीक है, यहाँ वर्कर नहीं होगा, ऑक्यूपायर होगा। ठीक है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर। वर्कर का हेल्थ के ऊपर या वर्कर का सेफ्टी को कंसीडर करते हुए पॉलिसी बनाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से। ठीक है, मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, पॉलिसी पॉलिसी बनाएगा वर्कर का हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर। दूसरा, डिस्क्लोज डेंजर इंफॉर्मेशन टू वर्कर, वर्कर को बता देगा कि ये डेंजर इंफॉर्मेशन माने डेंजर है, ये डेंजर इंफॉर्मेशन है। क्या होता है, कभी कभी जमीन के नीचे जब काम होता है तो वहाँ कुछ कुछ डेंजर एरिया रहता है, तो वो वर्कर को पहले से बता देगा कि यहाँ पर खतरा है जाना, यहाँ जाना और वहाँ सेफ्टी से काम करना, क्योंकि वहाँ उस एरिया में खतरा है, क्योंकि नीचे बहुत डेंजरस हजारस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जब आप जमीन के नीचे काम करते हो, फैक्ट्री वगैरह में होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर पॉलिसी बनाएगा। दूसरा, डिस्क्लोज करेगा डेंजरस इंफॉर्मेशन टू वर्कर, यदि कुछ डेंजरस इंफॉर्मेशन रहता है तो वर्कर को डिस्क्लोज कर देगा। मेक इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल मेजर फॉर वर्कर, वर्कर लोगों के लिए कभी कुछ इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या उसके लिए प्लान पहले से रेडी करके रखेगा। मेक इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल मेजर फॉर वर्कर, मतलब इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल प्लान वर्कर लोगों के लिए बना के रखेगा। ठीक है, मेक सेफ्टी मेजर टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के समय क्या सेफ्टी मेजर लेना चाहिए वो पहले से बना के रखेगा। अपॉइंट एक्सपीरियंस पर्सन टू कंट्रोल हजार्डियस सब्सटेंस, एक्सपीरियंस पर्सन को रखा जाएगा जब भी कुछ डेंजरस या कोई
खतरा वाला सब्सटेंस दिखेगा उसको कंट्रोल कर पाएगा वो। इसीलिए चीज को समझिए, सिंपल सा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर को 4-5 चीज एकदम अच्छा से याद करना है। फर्स्ट, मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, पॉलिसी फॉर वर्कर फॉर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फर्स्ट पॉलिसी बनाएगा, डिस्क्लोज करेगा डेंजरस इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉलिसी है। दूसरा डिस्क्लोज करना है। तीसरा है इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल प्लान बनाएगा। मतलब समझा, पहले पॉलिसी बनाएगा, दूसरा में डिस्क्लोज करेगा, तीसरा में प्लान बनाएगा और चौथा में सेफ्टी मेजर बनाएगा, पांचवा में एक्सपीरियंस आदमी को अपॉइंट करेगा। 4-5 तो एकदम सिंपल सा चीज याद रहेगा। मेक पॉलिसी, पहले पॉलिसी बनाएगा, दूसरा में डिस्क्लोज करेगा डेंजर इंफॉर्मेशन, तीसरा में प्लान बनाएगा, चौथा में सेफ्टी मेजर लेगा, पांचवा में अपॉइंट करेगा एक्सपीरियंस पर्सन। वो सिंपल सा चीज है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। सर्टिफाइड सर्जन क्या क्या जिम्मेदारी है फैक्ट्री एक्ट में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा है। सर्टिफाइड सर्जन का मीनिंग क्या है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, सिंपल सा बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट मेडिकल प्रैक्टिशनर for the medical treatment of worker, it's called certified surgeon. ओके, सिंपल सा बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जो क्वालिफाइड है, जो पास किया हुआ है क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर का एग्जाम, उसी को अपॉइंट कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर रहा है, किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट, वर्कर लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसी को बोलते हैं सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन किसको बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर। ओके, उसका ड्यूटीज क्या है? देखिए, सिंपल सा है, ड्यूटीज क्या है देखिए, एकदम याद रहेगा आपको। एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्संस। ठीक है, जो यंग चाइल्ड वर्कर जो काम कर रहे हैं उसका हेल्थ का एग्जामिन करेगा एंड सर्टिफिकेशंस करेगा कि आप लोग काम करने के लायक। सर्टिफिकेशन, जब यंग चाइल्ड लोग काम करते हैं, जिस चाइल्ड का एज 15 ईयर्स है, उसको एक सर्टिफिकेट लगता है फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उसको एक सर्टिफिकेट भी ये लोग इशू कर सकते हैं कि आप फैक्ट्री में काम करने के लायक है। तो उसका हेल्थ को एग्जामिन करेगा और उसको एक सर्टिफिकेट देगा। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर हु इंगेज इन डेंजरस प्रोसेस, उस वर्कर का हेल्थ को चेक करेगा जो डेंजर प्रोसेस, हजारस सब्सटेंस में काम करता है, उसका हेल्थ को एग्जामिन करेगा। तीसरा है एक्सरसाइजिंग ऑफ मेडिकल सुपरविजन फॉर एन इफेक्टिव वेयर। मेडिकल सुपरविजन करेगा कहां पर? जिस फैक्ट्री में इलनेस ऑक्योर्ड, मतलब जिस फैक्ट्री में ज्यादा इलनेस, मतलब ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं वर्कर लोग, वहां पर सुपरवाइज करेगा। तीसरा है यंग पर्सन फेसेस इंजरी टू देयर हेल्थ। जो यंग पर्सन, जो यंग आदमी, जो बच्चे काम करते करते कुछ इंजर्ड हो गए हैं, उन लोगों को सुपरवाइज करेगा कि आप लोग कैसे ठीक हो जाएंगे वगैरह का ज्ञान देगा। ड्यू टू चेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्कर गॉट इंजर्ड, जो वर्कर इंजर्ड हो जा रहे हैं उसका भी सुपरविजन करेगा। मतलब सीधा सा बात है, फैक्ट्री में कोई बीमार हो जा रहा है उसको मेडिकल फैसिलिटी देगा, मेडिकल एडवाइस देगा, मेडिकल सुपरवाइज करेगा। क्वालिफाई इसका सर्जन मतलब सिंपल सा बात है, ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर जो सर्विस देता है, सर्जन लोग वही सर्विस देते हैं। सीधा सा पहले है एग्जामिन करेगा, यंग पर्सन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, यंग चाइल्ड लोग जो काम करते हैं उनको चेक करेगा, उनका हेल्थ को चेक करेगा। जो डेंजरस प्रोसेस में काम करे जो वर्कर, उनको एग्जामिन करेगा। और सुपरवाइज क्या चीज को करेगा? जो फैक्ट्री में बीमार हो रहे हैं, इलनेस हो रहे हैं, यंग पर्सन जो इंजर्ड हो रहे हैं, वो सर सिंपल सा जो डॉक्टर जो काम करता है वो आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, ये एकदम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का है। डिस्कस द वेलफेयर मेजर टू बी टेकन इन द फैक्ट्री फॉर द वर्कमैन एम्प्लॉयड देयरइन एज पर द फैक्ट्री एक्ट। क्या है वेलफेयर मेजर? क्या है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, वर्कर लोगों को क्या क्या फैसिलिटी देना चाहिए एक फैक्ट्री में, वो लिखना है। वेलफेयर मेजर में यही है
कि वर्कर लोगों को ये फैसिलिटी देने से वर्कर लोग अच्छा से काम कर पाएंगे, वही सब बताना है। ठीक है, ये वर्कर को ये फैसिलिटी देना चाहिए। क्या क्या फैसिलिटी देना चाहिए, देखिए वॉशिंग फैसिलिटी, वर्कर लोग अपना हाथ पैर धो पाए, कपड़ा धो पाए, उसलिए उसको प्रॉपर पानी का फैसिलिटी दिया जाए, वॉशिंग फैसिलिटी दिया जाए, यही चीज बोला है। स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथेस फैसिलिटी, वो अपना खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रख पाए, अपना पानी उनी पीने का रख पाए, या अपना कपड़ा को धो के सुखा पाए, उसकी फैसिलिटी देनी चाहिए। सीटिंग फैसिलिटी, वर्कर खड़े होकर काम करते हैं, उन्हें जब थक जाए बैठने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास सीटिंग का फैसिलिटी होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स फैसिलिटी, वर्कर लोग जब इंजर्ड हो जाए या उनको चोट उट लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसमें दवाई वगैरह होगी तो वो लगा पाएंगे। वर्कर लोगों को कैंटीन फैसिलिटी देना चाहिए, रेस्ट रूम एंड लंच रूम का फैसिलिटी देना चाहिए, वर्कर लोगों को क्रंचेस देना चाहिए, मतलब वेंटिलेटेड रूम फॉर चिल्ड्रंस, बच्चा लोगों के लिए एक तो वेंटिलेटेड रूम देना चाहिए उन लोगों को। वेलफेयर ऑफिसर, जिस फैक्ट्री में 500 ज्यादा से वर्कर ज्यादा रहते हैं, 500 से ज्यादा वर्कर, उस फैक्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होता है, जो वर्कर लोगों का वेलफेयर के बारे में पॉलिसी बनाता है। सिंपल सा बात है, वेलफेयर मेजर ये फैसिलिटी वर्कर को देना चाहिए, फैक्ट्री में काम करते हैं तो। एक बार देख लीजिए, याद आएगा। वॉशिंग फैसिलिटी, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ फैसिलिटी, सीटिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड बॉक्स फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, रेस्ट रूम एंड लंच फैसिलिटी, क्रंचेस फैसिलिटी एंड वेलफेयर ऑफिसर फैसिलिटी। एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सिंपल सा चीज, कोई एकदम सिंपल है ये। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत भर भर के आया है, जून 2012 में भी है। कैन एनी चाइल्ड एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, क्या बच्चा फैक्ट्री में काम कर सकता है? देखो, चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री। चिल्ड्रेन, जिस बच्चा का एज 14 साल से कम है या 14 साल है, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, वो परमिशन नहीं है उसको फैक्ट्री में काम करने का। हाउएवर, ठीक है, देखिए चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, चाइल्ड मतलब होता है कि वह बच्चा जिसका 15 साल कंप्लीट हुआ नहीं है, who has not completed the age of 15 years. After attaining the age of 14, he or she can work in a factory provided he and she must obtain a certificate of fitness. ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो अपने ऊपर सिखाया था आपको सर्जन, उससे ये लोग सर्टिफिकेट लेके, माने जिस बच्चा का एज 14 साल से ज्यादा है, ठीक है, जिस बच्चा का एज 14 साल से ज्यादा है वह फैक्ट्री में काम कर सकता है सर्जन से तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके। सीधा सा बात है, जिस बच्चा का एज 14 साल है और उससे कम है वो तो फैक्ट्री में काम ही नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिस बच्चा का एज 14 साल है, वो 14 से 15 साल के बीच है, उसको चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड मीन्स क्या? चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स। 14 साल से 15 साल तक जिसका उम्र है उसको बोलते हैं चाइल्ड, और चाइल्ड फैक्ट्री में काम कर सकता है एक सर्जन से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके। लेकिन 14 साल से यदि नीचे एज होगा तो वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। सिंपल सा ये याद रखना है, यदि 14 साल उम्र है तो हम सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके काम कर सकते हैं, यदि 14 साल से कम का उम्र है तो वो बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। सिंपल सा बात है। वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितना घंटा काम करना चाहिए? 4.5 घंटा इन ए डे। याद रखिएगा, कम से कम देयर मस्ट बी 4.5 आवर्स इन ए डे ऑफ चिल्ड्रंस वर्क। ठीक है, चिल्ड्रंस का कितना घंटा का काम होता है? 4.5 घंटा। वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट, अडल्ट का क्या देखिए, मैक्सिमम 9 आवर्स सब्जेक्ट टू टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 5 आवर्स। मतलब एक अडल्ट एक दिन में 9 घंटा काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5 घंटा कंटिन्यूअस, उससे ज्यादा नहीं काम कर सकता है। 5 घंटा काम करेगा, फिर 30 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर 4 घंटा काम कर सकता है। समझे? मैक्सिमम एक अडल्ट 9 घंटा काम कर सकता है, बट कंटिन्यू वो 5 घंटा काम करेगा, फिर 30 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर 4 घंटा काम कर सकता है। और एक वीक में एक अडल्ट 48 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा। वर्किंग आवर्स फॉर वोमेन इज बिटवीन 6, सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक ही वोमेन काम कर सकती है, लेडीज लोग उसके बाद नहीं कर सकती है, परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ बहुत भर भर के एग्जाम में आया है, वो सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते।
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये देख लीजिएगा, एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अल्ट्रेशन, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। सिंपल सा, कोई भी प्रोसेस को हम लोग किसी चीज को बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए उससे, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। पंपिंग ऑयल, वाटर और एनी अदर सब्सटेंस, जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन पावर, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इनको, ये सिंपल सा है। ये केस लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड रेटिंग वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डिशू, ठीक है। इसमें बोला गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन का जो यूनिट है इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, हैंस इट इज नॉट ए फैक्ट्री। यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता तो फैक्ट्री होता, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा मीनिंग है, ये याद कर लीजिएगा। बस मैं 2 मिनट खाली आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, इस चीज को याद रखिएगा। जब भी एग्जाम दे या पढ़ाई करें, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने ऊपर भरोसा है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। भरोसा रखिएगा अपने ऊपर, भरोसा डगमगाने मत दीजिएगा। थोड़ा सा बुरा सिचुएशन आता है, हम अपने ऊपर भरोसा छोड़ देते हैं, और भगवान यही टेस्ट करता है कि उसको यदि अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो हम उसको कैसे ग्रोथ दें, कैसे सक्सेस दें। तो अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रखिए, अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल, याद रखिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ। और एक बात है, डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट। अपने ऊपर भरोसा रखते रहिए, जो होगा होगा, बस ये सोच के कीजिए। डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना मत बंद करिएगा। जो होगा देखेंगे, भरोसा अपने पर रखिए। आप भरोसा अपने पर रख के जो भी काम करेंगे अच्छा होगा, याद रखिएगा। बस ये सोचिएगा जो होता है होने दो, हमको मेरे ऊपर भरोसा, हम एकदम सही करेंगे। आई कैन डू, एंड ट्राई योर बेस्ट, यू कैन डू। ओके, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर में लॉ एंड एथिक्स में लेबर लॉ के अंदर वेजेस एक्ट 1948 पढ़ेंगे। मैं डायरेक्टली चैप्टर में आ रहा हूँ। इससे आजकल 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। एकदम ध्यान से सुन लीजिए चैप्टर को, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। रटने का कुछ भी दरकार नहीं है, जस्ट सुनना है आपको अच्छे से, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द एक्ट। क्या इस एक्ट का ऑब्जेक्ट, किस लिए ये एक्ट बना था। देखिए, बोलते हैं दिस एक्ट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, द एक्ट इज अप्लीकेबल ऑन एंटायर इंडिया। ये एक्ट पूरा इंडिया पे अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है। Objective of this act is to prevent the labor from exploitations and prescribe minimum wages of labor। देखिए, मेन ऑब्जेक्ट इस एक्ट का ये था कि लेबर लोगों को अत्याचार से बचाना, प्रिवेंट द लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस। लेबर लोगों के ऊपर जो बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, उनको अत्याचार इन द सेंस उनसे पूरा काम करा के उनको पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता है और बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। 8 घंटा की जगह 12-12 घंटा उनसे काम कराया जा रहा है। तो इसीलिए उन लोगों को अत्याचारों से बचाने के लिए ये एक्ट बना गया है। टू प्रिवेंट, देखिए कीवर्ड याद रखिए, टू प्रिवेंट द लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस। लेबर लोगों को अत्याचार से प्रिवेंट करेगा। एंड प्रिस्क्राइब मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर। दो चीजें, प्रिवेंट द लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, लेबर को अत्याचारों से बचाएगा, एंड लेबर लोगों के लिए मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब करेगा। टू कीवर्ड याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट जरूर याद रखिए। To prevent the labor from exploitation and prescribe minimum wages, दो वर्ड याद रखना है। And this act protect the interest of worker employed in unorganized sector। और यह क्या करता है, जो लेबर, जो वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को सेव करता है। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो लेबर लोगों को सही माने उन लोगों को पूरा इज्जत दिया जाता है, उन लोगों जितना काम कराया जाता है उतना उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ नहीं होता है। लेबर लोगों से 12 घंटा मैंने 8 घंटा की जगह 12 घंटा घटा लेते हैं, उन लोगों को पूरा पैसा नहीं देते हैं। तो यह एक्ट इसलिए बनाया गया था कि उस प्रॉब्लम से लेबर लोगों को सेव किया जाए। तो द एक्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कीवर्ड याद रखिएगा, ये एक्ट पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। द एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इंटायर इंडिया,
plus the object of this act is to prevent the labor from exploitation and prescribe minimum wages for labor. काम खत्म. ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ आया नहीं है ऑब्जेक्टिव जरूर लिखिए, ठीक है. अब देखिए हु इज एन एम्प्लॉय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक कम से कम 8 से 10 बार आ गया है कि एम्प्लॉय किसको बोलते हैं अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट. एकदम यही क्वेश्चन आएगा, हु एज एन एम्प्लॉय. क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया एग्जाम में, हु इज एन एम्प्लॉय. आप मिनिमम वेजेस एक्ट का प्रोविजन डाल दीजिए और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है. देखिए एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवार्ड. चीज को समझिए. हायर्ड माने जिसको हम लोग मंथली सैलरी देते हैं उसको बोलते हैं ऑन हायर्ड, ठीक है. फॉर हायर मतलब जिसको हम लोग मंथली वेजेस मंथली सैलरी देते हैं. और रिवार्ड मतलब होता है जिसको डेली बेसिस में सैलरी देते हैं. जैसे ऑफिस का पियोन है उसको हम लोग क्या है मंथली बेसिस में सैलरी देते हैं. ऑफिस साफ करने वाला कोई लेबर आता है तो लोग उसको डेली बेसिस में सैलरी दिया जाता है. तो समझ में आइए. एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड. एम्प्लॉय मतलब वह आदमी जो मेरे यहाँ काम कर रहा है. फॉर हायर, हायर में काम कर रहा है या रिवार्ड में काम कर रहा है. मतलब मंथली सैलरी बेसिस में काम कर रहा है या डेली सैलरी बेसिस में काम कर रहा है. बस इतना याद रखना है. एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवार्ड. अब कोमा देखिए क्या है उसके बाद. टू डू एनी वर्क, कुछ भी काम कर रहा है. स्किल वर्क कर रहा है या अनस्किल कर रहा है. और मैनुअल कर रहा है और क्लेरिकल कर रहा है. मतलब स्किल मतलब दिमाग को यूज करके काम कर रहा है या अनस्किल काम कर रहा है. समझ में आया. जैसे इंजीनियर वगैरह अपना दिमाग यूज करता है, स्किल से काम करते हैं. और जो बालू मिट्टी उठाते लेबर लोग, उन लोगों के पास दिमाग नहीं है, अनस्किल लेबर है. और मैनुअल काम कर रहा है या क्लेरिकल काम कर रहा है. चीज को समझिए. कीवर्ड एकदम सिंपल सा याद रखिए. एम्प्लॉय मतलब क्या है. एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवार्ड, कोमा टू डू एनी वर्क, स्किल अनस्किल मैनुअल और क्लेरिकल. एकदम सिंपल सा मीनिंग है, एकदम याद रखिए इसको. यही लिखना है आपको. डेफिनेशन है ये देखिए. एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवार्ड, कोमा डालिएगा, लिखिएगा टू डू एनी वर्क, स्किल और अनस्किल और मैनुअल और क्लेरिकल. सिंपल सा मीनिंग एकदम याद रहेगा. मतलब एम्प्लॉय मतलब वह आदमी जो काम कर रहा है मंथली सैलरी बेसिस में काम कर रहा है, डेली सैलरी बेसिस में काम कर रहा है. और वह कोई भी काम कर रहा है, स्किल काम कर रहा है, अनस्किल काम कर रहा है, मैनुअल काम कर रहा है या क्लेरिकल का काम कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं एम्प्लॉय. अब आगे देखिए. सच एम्प्लॉय मस्ट कवर इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट. शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है मैं आपको आगे समझा रहा हूँ. सच एम्प्लॉय मस्ट बी कवर इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट प्लस मिनिमम वेजेस रेट हैज बीन फिक्स. वह एम्प्लॉय शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होना चाहिए. कीवर्ड जरूर लिखेगा शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट. एंड मिनिमम वेज रेट उसका डिस्क्राइब होना चाहिए वहाँ. देखिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होता है क्या होता है ना, चीज को समझिए. एप्रोप्राइट गवर्नमेंट. एप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब याद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो शेड्यूल बनाता है. एम्प्लॉय लोगों का कैटेगरी का शेड्यूल बनाया गया है. उसने एम्प्लॉय का कैटेगरी का शेड्यूल बनाया गया है. 2 शेड्यूल बनाया है उन्होंने, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 में उन्होंने डाला है कि एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉय होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करेगा उनको इतना वेजेस देना चाहिए. और नॉन एग्रीकल्चर में जो काम करेंगे उनको इतना वेजेस देना चाहिए. तो मतलब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय बता दिया गया है और उस कैटेगरी को इतना वेजेस मिलना चाहिए, वो भी उस शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया है. तो उस शेड्यूल में कवर होगा तभी वह एम्प्लॉय इस एक्ट में कवर होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट में कवर होगा और एम्प्लॉय माना जाएगा. तो ये जरूर याद रखिएगा कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कैटेगरी का लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, याद रखिएगा. याद रखिए एप्रोप्राइट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट बनता है, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट बनता है, उसमें उसका नाम होना चाहिए, उस कैटेगरी का नाम होना चाहिए, तभी वो एम्प्लॉय इसमें कवर होगा. समझ में आया. उस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नाम होना चाहिए. तो सच एम्प्लॉयमेंट मस्ट कवर इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट. शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होना ही चाहिए. एंड उसमें उसका मिनिमम वेज रेट हैज बीन फिक्स, मतलब मिनिमम वेज रेट दिया होगा. मतलब सीधा सा बात है, एप्रोप्राइट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. एप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब वही उस एम्प्लॉयमेंट को, उस एम्प्लॉय को, उस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को लोग कवर करता हो. मतलब उस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को
मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट का जो लिस्ट है, जो रूल्स बनाया गया उसमें कवर किया गया, उसका मिनिमम वेज रेट को बताया गया। तो सिंपल से याद रखिएगा, एम्प्लॉय मतलब वह आदमी जो मंथली और डेली बेसिस में काम करता है और वह कोई प्रकार का भी काम कर रहा है, स्किल, अनस्किल, मैनुअल, क्लरिकल, डजंट मैटर। और उसके बाद है वह एम्प्लॉयमेंट कवर होना चाहिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में और उसका मिनिमम वेज रेट प्रिस्क्राइब होना चाहिए। 4 कीवर्ड याद रखना है। मतलब पहला क्या है, वह आदमी काम कर रहा है, ही इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवार्ड, मतलब वह काम कर रहा है हायर के लिए। 4 कीवर्ड याद रखना, वह काम कर रहा है हायर के लिए या रिवार्ड के लिए, वो कोई भी काम कर रहा है, स्किल, अनस्किल, मैनुअल, क्लरिकल, डज नॉट मैटर, और वह कवर होना चाहिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, प्लस उसका मिनिमम वेज रेट वहां देना चाहिए। बस आगे देखिए, एम्प्लॉय इंक्लूड, एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है। सबसे पहले इंक्लूड देखिए कि आउट वर्कर। आउट वर्कर मतलब देखिए दोज वर्कर हु वर्क्स फ्रॉम होम और जॉब वर्कर। क्या होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है, कंपनी का सीटिंग कैपेसिटी होता है 10, लेकिन कंपनी को कम से कम 40 आदमी का काम चाहिए। तो उन लोग 30 आदमी को बोलते हैं कि आप काम आइए, ले जाइए और घर से करके दीजिए, जिससे स्टिचिंग वगैरह होता है। तो क्या होता है कि स्टिचिंग का काम उन लोग उठा लेते हैं, लेकिन उन लोगों का वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता है, तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं कि आप लोग काम करके लाइए घर से, जॉब वर्कर टाइप में वर्क फ्रॉम होम हो गया और वो ला के काम करके दे दिए, उसी को बोलते हैं आउट वर्कर। तो आउट वर्कर का कोई भी काम करेगा तो वह एम्प्लॉय का पार्ट है, वह कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो एम्प्लॉय होता है सारे कवर होते हैं इसमें। और एम्प्लॉय डिक्लेयर बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिस एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये तो आएगा ही आपका एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो उसको मानना ही है। ठीक है। एम्प्लॉय एक्सक्लूड आर्म्स एम्प्लॉय, माने मेंबर ऑफ आर्म फोर्स का जो है, आर्मी का मेंबर जो होता है, आर्मी में जो जो लोग होते हैं उन लोगों का अपना अलग एक्ट होता है, इसलिए उन लोग यहाँ कवर नहीं है। कौन कौन एम्प्लॉय में कवर है देखिए, आउट वर्कर जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आउट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कवर एम्प्लॉय कैटेगरी में। और कौन नहीं है, आर्मी का बंदा, जो आर्मी का नौजवान रहता है वह कवर नहीं है। कम से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आप एक बार देखिए, एग्जाम में बहुत बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 1 मिनट देखिए, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वेजेस। वेजेस किसको बोलते हैं, देखिए आप एक बार देखिए, प्रोविजन को मैं समझा रहा हूं। देखिए वेजेस का सिंपल मतलब ये है कि मेरे को जो सैलरी मिलता है, हम जो महीना का काम करते हैं या डेली जो काम कर रहे हैं, उसके बावत में हमको जो तनख्वाह मिल रहा है उसको बोला जाता है वेजेस। तनख्वाह केस में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। काइंड में किस सेंस से हुआ, सपोज हम किसी राशन दुकान में काम कर रहे हैं, हम एक राशन दुकान में बिग बाजार में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे मंथ एंड होगा तो हमको बोल देगा कि आप आटा ले लो, चीनी ले लो, मनी के इक्विवेलेंट हमको घर चलाने के लिए सामान दे देगा मंथली बेसिस में। तो वो भी मेरा एक सैलरी का पार्ट हो गया, समझ में आया, परक्यूजिट फॉर्म में भी हो जाता है। ठीक है। देखिए एक्ट क्या बोलता है, वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन, मतलब जितना आपको सैलरी मिल रहा है कैश में, मनी के फॉर्म में। ऑल रेमुनरेशन मतलब इट इज इन फॉर्म ऑफ मनी प्लस 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 और क्या क्या, देखिए एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ये तो कैश में हो गया और ये हो गया यदि एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। यदि काइंड में भी आपको कुछ देता है तो भी मान लेते हैं, लेकिन काइंड में क्या चीज़ कवर है, कुछ चीज़ कवर नहीं है, वो भी बताया गया आगे। लेकिन यहाँ पर ये बोलना चाहता है एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब सिंपल से याद रखिए कि मैं राशन दुकान में काम करता हूँ और मंथ एंड में मुझे कुछ राशन दे दिया जाता है और वो सैलरी का पार्ट है। सपोज मेरी सैलरी 5,000 रुपया है और मुझे राशन दे दिया जाता है 4,000 और हाथ में 1,000 कैश दे दिया जाता है, तो 1,000 कैश तो मेरा रेमुनरेशन है और 4,000 का जो राशन मिला वो काइंड में हो गया। एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, उसको मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये 4,000 का राशन है, वो मनी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ काइंड, कैश प्लस काइंड। कैश रेमुनरेशन, वेजेस मतलब सिंपल सा कैश रेमुनरेशन प्लस काइंड रेमुनरेशन। काइंड रेमुनरेशन मतलब एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी प्लस 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। 3 रूल है, कैश में रेमुनरेशन होगा,
ओके, ऑल रेमुनरेशन मतलब कैश रेमुनरेशन प्लस इट इज द फॉर्म ऑफ मनी रेमुनरेशन, इट इज अ फॉर्म, इट्स मे बी कैश और इट मे बी चेक। तो ऑल रेमुनरेशन मतलब कैश रेमुनरेशन प्लस काइंड रेमुनरेशन प्लस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयर दूसरा एम्प्लॉय को देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। सीधा सा बात है, क्या होना चाहिए, क्या ऑल रेमुनरेशंस प्लस anything capable of being expressed in terms of money plus given by the employer to the employee as per the terms of contract of employment। चीज को समझिए, वेजेस मतलब कैश रेमुनरेशन प्लस काइंड रेमुनरेशन प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में। तीन चीज, कैश रेमुनरेशन प्लस काइंड रेमुनरेशन प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा। सिंपल सा चीज है, वेजेस मतलब तीन कंडीशन है, कैश रेमुनरेशन प्लस काइंड रेमुनरेशन प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। काम खत्म, इसको बोलते हैं वेजेस। वेजेस में क्या चीज इंक्लूड है एंड क्या चीज एक्सक्लूड है। देखिए इंक्लूड में बोलता है हाउस रेंट अलाउंस, घर के लिए जो कुछ अलाउंसेस आपको दिया जा रहा है वो वेजेस का पार्ट है। बट एक्सक्लूड क्या क्या है, देखिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, कंपनी पीएफ का पैसा, आपको पीएफ एक्ट में पढ़ाया गया कि आपका सैलरी से काट के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों जन आपका पीएफ फंड में पैसा डाला जाता है, या पेंशन फंड में आपका कंपनी ने कुछ पैसा डाल दिया, या आपको कुछ ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया, या आपको ग्रेच्युटी का पेमेंट मिला, रिटायरमेंट बेनिफिट में कुछ मिला, या हाउस लाइट, घर के लिए लाइट का एक्सपेंसेस मिला, वाटर का एक्सपेंसेस मिला, या मेडिकल फैसिलिटी मिली आपको, तो वह वेजेस का पार्ट नहीं है। समझ में। और एक तो है डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस, इसका मतलब सिंपल सा रिम्बर्समेंट ऑफ टूर एक्सपेंसेस। यदि आउट स्टेशन आप जाते हो तो आपको रिम्बर्समेंट मिलता है कंपनी के हिसाब से, तो वो भी आपका वेजेस का पार्ट नहीं है। क्या पार्ट है वेजेस का, HRA मतलब सैलरी DA प्लस HRA। और क्या पार्ट नहीं है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ग्रेच्युटी पेमेंट, हाउस लाइट, वाटर, मेडिकल फैसिलिटी ऑफ हाउस एंड डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस मतलब रिम्बर्समेंट ऑफ टूर एक्सपेंसेस। समझ में आया। एग्जाम्पल सपोज समझिए, सपोज मेरी सैलरी है 5,000 रुपये और मुझे HRA के नाम पे मिलता है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और मुझे ट्रैवलिंग अलाउंसेस या जो भी एक्सक्लूडेड है उसमें मिलता है हमको 5,000 और 4,000 रुपये समझ लीजिए, तो टोटल सैलरी हमको मिलती है 14,000 रुपये। ठीक है। वेजेस एक्ट में बोला गया स्किल लेबर को कम से कम 17,000 सैलरी मिलना चाहिए, तो वेजेस एक्ट के हिसाब से 17,000 मिलना चाहिए। देखिए क्या होता है, फिर से समझिए, बेसिक वेजेस मिलता है 5,000, HRA मिलता है 5,000 और ट्रैवलिंग अलाउंस में मिलता है 8,000 रुपया सपोज, तो टोटल मिला के मेरे को 18,000 मिलता है। लेकिन वेजेस एक्ट में बोला गया है मिनिमम वेजेस आपको 17,000 देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ 10,000 मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग अलाउंस का 7,000 वो काउंट नहीं होगा। तो बेसिक प्लस HRA 10 है, तो मैं मिनिमम वेजेस कंपनी मेरे को नहीं दे रहा है, एक्ट का वायलेशन कर रहा है। समझ में आया। तो इसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो याद है क्या चीज़ ऐड होता है और क्या चीज़ एक्सक्लूड होता है। जो एक्सक्लूड आइटम स्पेसिफिक दिया गया है तो वो एक्सक्लूड हो गई होगा, और क्या इंक्लूड होगा वो आप देख लीजिए। अब देखिए इसको पढ़िए, हु फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कौन फिक्स करता है, ठीक है। क्या है देखिए, ये बताया गया आपको, एप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेज रेट क्यों करता है। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट क्या बोलता है, एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी बनाता है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में डालता है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एम्प्लॉय को, अदर देन जो एग्रीकल्चर नहीं रहते हैं उसको शेड्यूल 1 में डाला जाता है। उस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो भी बता देता है कि शेड्यूल 1 एम्प्लॉय का कितना सैलरी माने वेजेस होना चाहिए और शेड्यूल 2 का कितना वेजेस होना चाहिए। फिलहाल इस पे यही जान लीजिए इस क्वेश्चन में, हु फिक्सेस द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करता है मिनिमम वेज रेट। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट रिव्यू मिनिमम वेज रेट इन ईच 5 ईयर, हर 5 साल में वो रिव्यू करता है। उसको यदि कुछ चेंज करना रहता है मिनिमम वेज रेट में वो चेंज कर देता है, क्योंकि हर 5 साल इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइजेस सब चीज़ का, खाने पीने का दाम बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉय का सैलरी भी बढ़ना चाहिए 5 साल में। इसीलिए मिनिमम वेज रेट इज फिक्स आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर को कंसिडर करके मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट फिक्स करता है। 4 फैक्टर है देखिए। सबसे पहला है टाइम वर्क, मतलब मिनिमम 8 आवर्स वर्क ऑन। टाइम वर्क मतलब एक एम्प्लॉय 8 घंटा काम करेगा डेली और उसको 8 घंटा के हिसाब से वेजेस दे दिया जाएगा। टाइम के बेसिस में पेमेंट दिया जाता है, इस फैक्टर को कंसिडर करता है। पीस वर्क
पीस वर्क बोलता है पर पीस रेट इज गिवन, मतलब पीस के हिसाब से। आज आप 10 पीस बनाएंगे तो 10 पीस का पैसा ले जाइए, आप 100 पीस बनाएंगे तो 100 पीस का पैसा ले जाइए। मतलब पीस रेट मेथड को फॉलो करते हुए वेजेस लोगों को पेमेंट किया जाता है। पहले टाइम को फॉलो करते हुए दिया जाता है, और थर्ड है पीस वर्क। अब देखिए थर्ड है गारंटेड टाइम रेट। गारंटेड टाइम रेट क्या है, देखिए एम्प्लॉय सिलेक्टेड पीस रेट पेमेंट मेथड, ठीक है। एम्प्लॉय ने बोला कि हम जितना पीस बनेगा, हम नया एम्प्लॉय है, जितना पीस बनेगा हम उतना पीस के हिसाब से हमको पेमेंट दे दीजिएगा। बट इफ एम्प्लॉय इज अनेबल टू मेक अ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट, आफ्टर दैट एम्प्लॉयर गिव्स वेजेस ऑफ 8 आवर्स। क्या होता है देखिए, ग्रांटेड टाइम रेट में मेरा एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉय हूँ और सामने वाला एम्प्लॉयर है, तो मेरा एम्प्लॉयर से बात हुआ कि मैं नया एम्प्लॉय हूँ, मैं डेली 10 यूनिट बनाऊंगा तो आप मेरे को पैसा दे दीजिएगा। लेकिन मैं तो नया एम्प्लॉय हूँ, मैं डेली 10 यूनिट बना नहीं पाऊंगा, मुझे तो टाइम लगेगा ना थोड़ा बनाने में, एक्सपर्ट होने में। तो मैं फर्स्ट दिन 1-2 यूनिट ही बना पाया, लेकिन मैं सीखा, काफ़ी सीखा। तो बोला गया है कि आपको जो आप भले आप पूरा यूनिट नहीं बना पाए, लेकिन आपको मिनिमम वेज रेट 8 घंटा का कम से कम दिया जाएगा। वही चीज़ है, मैंने पीस रेट को सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे मिनिमम वेज रेट मिलेगा नहीं, तो मैं घर चलेगा कैसे मेरा। इसीलिए बोला गया कि आप भले पीस रेट को आप सिलेक्ट किए, लेकिन आपको मिनिमम वेज रेट तो मिलेगा। मतलब मिनिमम इतना गारंटेड पैसा तो मिलेगा ही, मतलब गारंटी है यार, इतना टाइम का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 4 घंटा 8 घंटा का नहीं देंगे तो 4 घंटा का मिनिमम तो देंगे ही देंगे। ओवर टाइम आपको पता है, यदि 8 घंटा से ज़्यादा कोई काम करता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो जो जितना आप एक्स्ट्रा काम किए उसका डबल पैसा मिलता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 मिला जाता है। तो ओवर टाइम मतलब यदि आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये सब फैक्टर को कंसिडर करके गवर्नमेंट वेज रेट फिक्स करती है एम्प्लॉय का, ठीक है। अब आ जाता है, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, मेथड फॉर फिक्सिंग वेज रेट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉलो 2 मेथड फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज रेट। 2 मेथड को वो फिक्स करती है, एक कमिटी मेथड है, एक नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में अपॉइंट कमिटी फॉर फिक्सिंग वेज रेट। गवर्नमेंट क्या करती है, 2-4 कमिटी फिक्स कर देती है, वो कमिटी जा के रिव्यू करती है कि ये वेजेस इतना घटता है, इसको इतना देना चाहिए। इस कैटेगरी का, अलग अलग कैटेगरी का एम्प्लॉय को कंसिडर करके वो उसका वेज रेट फिक्स करती है, कमिटी लोग डिसाइड करती है और फिक्स करती है। और एक तो है नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में बोलता है आस्क वर्कर रिप्रेजेंटेशन बाय एडवर्टाइजमेंट। क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे देती है कि इस कैटेगरी का हमको माने वो चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम शेड्यूल बना रहे हैं, आप अपने वर्कर लोग के हिसाब से आप एक रिप्रेजेंटेशन बन के हमको बताइए कि कितना होना चाहिए वेज रेट। मतलब सीधा सा बात है, कमिटी मेथड में क्या होता है, वो कमिटी सब चीज़ सोच समझ के वेज रेट फिक्स कर देती है, सब चीज़ डिस्कस करके देख के कौन वेजेस कितना काम कर रहा है। और नोटिफिकेशन में वेजेस का लीडर लोग से ही, वर्कर लोगों का लीडर लोग से ही पूछा जाता है कि आप लोग खुद बता दीजिए कि आपका वेज रेट क्या होना चाहिए। मतलब कमिटी मेथड में कमिटी बताती है वेज रेट क्या होना चाहिए, और नोटिफिकेशन में वो वर्कर लोग ही बताता है कि मेरा ये वेज रेट होना चाहिए। बस इतना ही है इस एक्ट में, और कुछ नहीं है। बस एक लास्ट चीज़ है मेरा, बस कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और पढ़ रहा है तो बस ये याद रखना, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने आप पे भरोसा रखिएगा, आप सब चीज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको डगमगा नहीं सकती है। परिस्थिति बुरी हो सकती है, कॉन्फिडेंस होगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। थैंक यू।